बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महविश हबीब। सिटी एट 10 में खुशामदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। सिटी एट 10 में हम शामिल करते हैं आपके दिन को बेहतर बनाने के लिए, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी मुख्तलिफ़ पहलुओं पर टिप्स, और इसके साथ साथ वो तमाम ख़बरें जो कि आपकी ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं। आपकी ज़िंदगी में इन ख़बरों की अहमियत भी होती है, इन्हें जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे कि फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा, और फिर हम बात करेंगे कि एनजीओज़ जो हैं वो किस तरह से फैसलाबाद में काम कर रही हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस को कम करने में। कम उम्री की शादी के हवाले से हम देखते हैं कि ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो लॉन्ग टर्म किसी भी फैमिली को मुतासिर कर सकते हैं। इसमें एनजीओज़ का क्या रोल है, और इसके साथ साथ क्या आज सोना जो है वो सस्ता होने जा रहा है या फिर से महंगा होगा, इस पर भी बात करेंगे। डॉलर का क्या रेट चल रहा है ओपन मार्केट पे, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ फैसलाबाद तीसरा बड़ा शहर है, और तीसरे बड़े शहर को महफूज रखने के लिए सेफ़ सिटी का रोल क्या है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मौसम के हवाले से हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो ये पूरा एक हफ़्ता ही हम देख रहे हैं कि मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया है। इससे पहले हम देख रहे थे हब्स है, सफोकेशन है और एक घुटन है, लेकिन 2 से 3 दिनों में हम देख रहे हैं कि फैसलाबाद का मौसम बहुत अच्छा हो गया है। टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 33 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, और कम से कम 25 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। शहर में हल्के बादल छाए हुए हैं, हवाएँ चल रही हैं, जिससे जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ अगर बारिश की पेशगोई के हवाले से बात करें तो आइंदा 24 घंटों में बारिश की तो पेशगोई नहीं है, लेकिन मानसून के 9वें स्पेल का आगाज़ हो चुका है, और 9वां स्पेल काफ़ी ख़तरनाक बताया जा रहा है। ऐसे में एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश ये करेंगे अगर आपके मकान कच्चा है या वहाँ पर कोई रिस्क है तो वहाँ से फ़ौरन से निकल लिया जाए। और इसके साथ साथ अगर बारिश हो जाती है तो ऐसे में एहतियात ज़्यादा हो जाती है। कोशिश करें इलेक्ट्रिक पोल के पास ना जाएँ, अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा महफूज रखें। और मौसम अगर अच्छा है तो इस मौसम अच्छे के साथ साथ अपनी सेहत पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें। तो कोशिश करें कि पानी का इंटेक जो है वो ज़्यादा बढ़ा दें, क्योंकि इस मौसम में हम पानी पीना बहुत कम कर देते हैं। तो बस ये छोटी छोटी सी एहतियाती तदाबीरें हैं जिन्हें आप फॉलो करें, और फॉलो करके आपकी सेहत पे भी अच्छे असरात होंगे और मौसम भी आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं ख़वातीन के हवाले से। ख़वातीन सोसाइटी का एक अहम जुज़्व है। हम देखते हैं कि हमारे घर को चलाने के लिए हमारे घर से बाहर हम प्रोफेशनल लाइफ में भी देखते हैं कि ख़वातीन काफ़ी एक्टिवली काम करती हैं, लेकिन कभी कभार हमारी सोसाइटी में कुछ बिगाड़ आ जाता है, सोशल इवल्स आ जाती हैं, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, जेंडर बेस्ड वायलेंस हो गया, वो ख़वातीन को काफ़ी ज़्यादा मुतासिर करते हैं। ऐसे में एक एंटिटी है जो इस इश्यूज़ को एड्रेस करती है, वो है एनजीओ का किस तरह से रोल है सोसाइटी में, इस पर बात करेंगे। इस पर बात करने से पहले आज के जो मेहमान हैं उनका तारुफ़ करवा दूँ। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सोनिया पत्रा साहिबा ने। आप डिप्टी डायरेक्टर हैं आवाम एनजीओ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सोनिया आप? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सोनिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 की रिपोर्टर मरियम रज़ा ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मरियम आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मरियम फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। सोनिया, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अवाम एनजीओ के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि ये किस तरह से काम कर रही है, इसका विज़न क्या है, मोटिव्स क्या हैं? थैंक यू सो मच महविश फॉर हैविंग मी ऑन द मॉर्निंग शो। अवाम पाकिस्तान जो है ये 2007 से 10 एक नौजवान थे जिन्होंने बैठ के सोचा कि एक ऐसा अदारा हम बनाते हैं जिसमें ख़ास तौर पे हम ख़वातीन के इशू को आइडेंटिफाई कर सकें। तो 2007 से ये अदारा जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है। वो कि इसकी जो ऑपरेशनल वर्क था वो 2008 से शुरू हुआ। अदारे का काम जो है वो ह्यूमन राइट एजुकेशन का है। ठीक है। इसके साथ है रिसर्च एंड पॉलिसी एनालिसिस को हम देख रहे होते हैं, और कोशिश कर रहे होते हैं कि जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सके, जो हमारे इश्यूज़ चल रहे हैं उस हवाले से, और एक ब्रिज का काम करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट अदारों के साथ ग्रास रूट कम्युनिटी का। सही। तो ये बस 4 डोमेन्स हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं, और इसको हमने फोकस किया है कि हम इसको ज़्यादा इंगेजमेंट जो है इसमें वो नौजवान जो है हमारे उनको इसमें लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से नौजवान नस्ल जो है वो किसी भी सोसाइटी का कहते हैं कि डायरेक्शन बदल सकती है। अगर हम किसी नौजवान नस्ल में थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम, अपनी अवेयरनेस, तो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। तो मरियम, आप किस तरह से एनजीओज़ का रोल सोसाइटी में देख रही हैं?
बहुत शुक्रिया। मैं भी देखिए बड़ा खूबसूरत सा एक ब्रिज भी है और एक कम्युनिकेशन भी बन जाता है हमारे यहाँ गवर्नमेंट के इदारों की, और उसके साथ साथ जो हमारे MP MNAs हैं उनकी बात अगर हम करें तो पुराने वक्तों में यूँ हुआ करता था कि जिस तरह से काउंसलर्स हैं उसी तरह से MP MNAs होते थे कि आपके शहर का, आपके इलाके का कोई मसला है तो उनके जो लोग होते थे, बड़े होते थे, वो MPs के पास, MNAs के पास जाके अपने मसले का हल करवाते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो MP MNAs जो हैं वो इस कदर ऊंचे दर्जे पे जाकर बैठ गए हैं कि वो अगर वो फैसलाबाद के भी हैं तो वो इस्लामाबाद में आपको नज़र आएंगे, फैसलाबाद में उनका नामो निशान आपको नज़र नहीं आएगा सिवाय उनकी फ्लेक्सेस के अलावा। तो आपकी जो अवाम है, आपके जो शहरी हैं, आपके जो इलाका मकीन हैं, उनको कम्युनिकेट करने के लिए कोई भी नहीं होता जो उसमें ब्रिज बन सके। अब मुझे लगता है कि NGOs ने वो रोल किसी हद तक प्ले करना शुरू कर दिया है कि जो आवाम के मसाइल हैं उनको एड्रेस करते हैं, उनको बेहतर तरीके से एक तो सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, दूसरा उन तक पहुंचाया जाता है जिनके कानों तक सुनने की ज़रूरत है, जिनको ये बताने की ज़रूरत है कि आपका इलाका, आपका शहर, ये मसाइल है वहाँ पर, उनको इस तरह से हल किया जा सकता है। तो ये बड़ा ज़रूरी एक आप कह लें कि हमारा फैक्टर जो है आ चुका हुआ, एक पॉजिटिव फैक्टर है कि NGOs इसके अंदर रोल प्ले कर रही हैं। और इसमें एक चीज़ और भी है कि सिर्फ उनके मसाइल तक उनको नहीं जो है महदूद रखते, बल्कि इस तरह की NGOs भी मौजूद हैं जो कि जानवरों के लिए भी काम करती हैं, उनकी भी रिहैबिलिटेशन जो है वो होती है उसके अंदर, कि उनकी भी सेफ्टी की जा सके। कहने का मकसद ये है कि NGO अब एक बेहतर किरदार अदा कर रही है एज़ कम्पेयर टू ये गवर्नमेंट के इदारों से, क्योंकि उनको मिलना है एक महदूद सा फ़ंड और उन्होंने उसी क्राइटेरिया में रहना है। और अगर उनको कहा जाएगा कि ये मसला इस जगह पे चल रहा है या इस इलाके में चल रहा है तो वो कहते हैं नहीं, ये हमारी डोमेन में नहीं आता। बिल्कुल मरियम, सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये भी होती है कि हम बात करते हैं कि कोई भी मसला अगर होता है तो उसके पीछे एजुकेशन नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती। तो NGO का रोल इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में कि ये इश्यूज़ को देख तो रहे हैं, लेकिन उसे एड्रेस करने के लिए पीछे बैकग्राउंड में कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्ट्स एंड वीकर्स हैं जो हमारी सोसाइटी में इशूज़ ला रहे हैं, उसे हाईलाइट करके उन्हें एड्रेस कर रहे हैं। ये वाकई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है NGO की। सोनिया, इस हवाले से आप बताइएगा कि आप कितनी कैंपेन्स को यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर चुकी हैं और उनमें कम्युनिटी एंगेजमेंट किस तरह से देख रही थी आप? अदारा जो है वो तो बहुत ज़्यादा कैंपेन्स पे काम कर चुका है। ख़ास तौर पे मैं अगर अपना ज़िक्र करूँ तो मेरा जो है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस के जितने भी हमारी कैंपेन्स रहीं उसमें मेरा कह सकते हैं कि मैंने इंगेज भी रही, काम भी किया उसमें। काउंटरिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस एक कैंपेन थी जब मैंने ज्वाइन किया था अदारे को, तो तब ये चल रही थी, उसका मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला, जिसमें हमने ख़वातीन के जो मसाइल है ख़ास तौर पे जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से उसमें काफ़ी जो है वो चीज़ों को देखा हमने। लिटरेसी जो कह लें कि एजुकेशन है उसमें काफ़ी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया। अंडर एज मैरिज आप कह सकते हो कि एक इशू था, इसके अलावा जो कि बहुत ही एक लॉन्ग स्ट्रगल रही है और चल रही है अभी तक। इसके अलावा जो था वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते थे। ये विरासत के जो इशू होता है इस पे काफ़ी ज़्यादा, हैरेसमेंट के काफ़ी ज़्यादा। तो उस टाइम पे जो कैंपेन थी उसमें हमने एक छोटा सा एक कंपोनेंट जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया था। 3 डिस्ट्रिक्ट्स उस वक्त उसमें हम काम कर रहे थे। हमने सेंटर्स बनाए थे डिस्ट्रिक्ट्स में ताकि ख़वातीन जो है, और ये हमने बनाए थे ग्रास रूट जो कम्युनिटी थी उन्हीं के एरियाज़ में, ताकि ख़वातीन जो इशू फील करती हैं या वो अगर डोमेस्टिक वायलेंस का हो रहा है या उनका कोई जायदाद का मसला है, मतलब कोई भी माइनर सा इशू भी है, अगर इवन कि उनको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए है किसी हक के बारे में, तो वो भी वो वहाँ पर आकर ले सकती है। उस टाइम हमने ये एक कह लें कि छोटा सा कंपोनेंट जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद जो है वो हमने ख़ास तौर पे आप कह लें कि विमेन विद डिसेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी जो है वो मुझे सीखने का मौका मिला जब हमने एक कैंपेन की थी डिसेबिलिटी के हवाले से। उसमें विमेन विद डिसेबिलिटी का एक कंपोनेंट जो था वो अवाम पाकिस्तान ने हाईलाइट किया कि ख़वातीन देखिए जब इंटरसेक्शनैलिटी की बात आती है तो इसमें जब माइनॉरिटी विमेन और विमेन विद डिसेबिलिटी की बात आती है तो उनके लिए इश्यूज़ जो है वो डबल हम देखते हैं। ऐसे ये कॉमन इंसान की ज़िंदगी में इतने इश्यूज़ आ रहे होते हैं तो पर्सन विद डिसेबिलिटी की लाइफ तो हमसे बहुत मुख्तलिफ होती है। तो उसमें जो था वो मौका मिला कि हम उनके लिए इश्यूज़ जो हैं उसको किस तरह से देखते हैं। देखें, अगर एक खातून है वो ख़ुद जाकर अपना ID कार्ड जो है वो प्रोसेस करवा सकती है, तो उसके लिए आप देखें कि एक विमेन विद डिसेबिलिटी है, उसके लिए वो डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है अपने फैमिली मेम्बर्स के पर,
कि वो उसको लेकर जाएं और वो एक जो अपना राइट है वो यूज़ कर सके, ठीक है। इसके अलावा आप देखें कि अगर उसके साथ घर में ही किसी किस्म का तशद्दुद हो रहा है तो वो रिपोर्ट किसको कर सकती है, फिर वो अल्टीमेटली डिपेंडेंट हो गई अपने फैमिली मेम्बर्स पर। और इसमें ज़्यादा यही होता है कि फैमिली मेम्बर्स जो है ना वो ख़वातीन ख़ास तौर पे जो होती हैं ना उनको छुपा के रखने की कोशिश करते हैं कि पता ही ना चले कि फैमिली में कोई इस तरह का भी हमारे पास पर्सन विद डिसेबिलिटी मौजूद है। और उसमें यह भी चीज़ कि अगर आप देखें कि वायलेंस करने वाला ही घर का एक मेंबर है तो उसके लिए वल्नरेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती बिल्कुल है। और फिर उस इशू को हाईलाइट भी नहीं किया जाता। अमूमन ऐसे केसेस वहाँ पर होते हैं जहाँ पर कोई पर्सन मेंटली टॉर्चर हो रहा होता है या कोई पर्सन है जो कि जिसका जहन जो है वो अपनी उम्र के मुताबिक ग्रो नहीं कर चुका। और एक और रिसेंट जो मैंने कंपेन एक जिस पे काम किया वो थी गर्ल्स एजुकेशन की कंपेन थी, जिसमें अंडर एज मैरिज का एक इशू जो था वो बहुत ज़्यादा सामने आया था, क्योंकि गर्ल एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं अंडर एज मैरिजेस जो है ना वो वन ऑफ द कंपोनेंट अगर आप देखें ना उसमें रीज़न जो आता है वो एजुकेशन आता है। तो लड़कियां जो हैं वो स्कूल नहीं जा रही या वो आउट ऑफ स्कूल यूथ में आती हैं या फिर वो कह लें कि उनको बिल्कुल सिरे से भेजा ही नहीं गया स्कूल्स में, तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि 10, 12, 13 साल की उम्र में जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो समझते हैं कि अच्छा इनकी शादी कर दी जाए और वो इमेच्योर कह लें कि आप होती हैं, उनकी बॉडी उस तरह से ग्रोथ नहीं कर रही, मतलब उस प्रोसेस में नहीं होती है कि वो शादी जैसे एक बर्डन को ले सके। मैं बर्डन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कम उम्र की शादी जो है ना वो नॉट ओनली फॉर फीमेल बट फॉर मेल भी ये बर्डन ही है। बिल्कुल इसी तरह से। और सोनिया जब भी आपने बहुत खूबसूरत बात की कि एक अगर कम उम्र में शादी कर दी जाती है तो उसमें वो अपने घर को नहीं चला सकती, वो अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सकती, फिर इनडायरेक्टली पूरी नस्ल एक सफ़र करती है अगर एक कम उम्र में हम शादी कर देते हैं। तो मैम यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारी सोसाइटी में सोशल इवल्स बहुत कॉमन हो गई हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस की शक्ल में हो, वो कम उम्र की शादी के हवाले से, तो आप इनके पीछे क्या रीज़न्स देखती हैं कि आखिर क्या वजूहत हैं कि ये चीज़ें बहुत कॉमन होती जा रही हैं? मैं भी हम पहले कहा करते थे, पुराने वक्तों में कहा जाता था, एक यूज़ होता था पढ़े लिखे जाहिल। अब ये साथ साथ चलता आ रहा है और वाक़तन ऐसा है कि ये वहाँ पर सिर्फ नहीं हो रहा जहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको पता नहीं है। ये सिर्फ डिपेंड करता है आपकी अपनी तरबियत के ऊपर कि आप क्या सीख रहे हैं माशरे से और आपने क्या देखा है। हमारे यहाँ समझा जाता है कि जब आप स्कूल जाएंगे या यूनिवर्सिटी जाएंगे, कॉलेजेस जाएंगे तो आपको वहाँ पे पढ़ने का मौका मिलेगा। नहीं, आपको सिर्फ वहाँ पे पढ़ने का मौका नहीं मिलता, आपको वहाँ पर सीखने का मौका मिलता है। आपको लोगों में उठना बैठना, वहाँ का तमाम जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो उस पर डिपेंड कर रही होती हैं। आपके रवैये और आपका शऊर जो है उस वजह से बढ़ता है। लेकिन हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे ही लड़की मैट्रिक करती है तो उसके बाद अगर वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक भी चली गई है तो घरों में समझा जाता है कि अच्छा अब उसने एजुकेशन और राइट्स की अवेयरनेस के हवाले से हम उस तरह से इकदाम नहीं कर पा रहे, हमारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो इस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें ख़वातीन को अवेयर करना चाहिए उनके राइट्स के हवाले से भी। इस पर फर्दर भी मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगी, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से और ख़वातीन के राइट्स जो हैं उनके पीछे क्या रीज़न्स हैं कि वो नहीं दिए जाते। अवामी हकूक़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, बेहतरी की जानिब भी जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा मिसिंग है जिसमें अवेयरनेस होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से बात करें तो इसकी बहुत किस्म की टाइप्स हैं और अक्सर हमें वायलेंस वही लगता है कि शायद किसी को फ़िज़िकली टॉर्चर करना है, लेकिन जेंडर बेस्ड वायलेंस की टाइप्स क्या हैं? सोनिया इस हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा, एजुकेट करिएगा कि जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं और किस तरह से ये हमारी सोसाइटी को ख़राब कर रहा है। जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है महविश, ये तो हमें बहुत ही क्लियरली 3 अल्फाज में नज़र आ रहा है कि जेंडर की बुनियाद पर किसी के साथ भी किसी तरह का भी इम्तियाज़ बरता जाता है तो वो जेंडर बेस्ड वायलेंस में आता है। लेकिन आज हम अगर ख़वातीन के पर्सपेक्टिव में स्पेसिफ़िकली बात कर रहे हैं तो उसमें जो टाइप्स में देखती हूँ जेंडर बेस्ड वायलेंस की, उसमें फ़िज़िकल वायलेंस आ जाता है, उसमें वर्बल जो है वो आ जाता है वायलेंस, इसी तरह उसमें हैरेसमेंट भी आ जाती है। इसी तरह उसमें आप देखें कि हर वो वायलेंस जो किसी भी शख्स को, एक तो आप ये कह सकते हैं ना कि हैरेसमेंट की भी आगे एक डेफिनेशन है कि हम कोई अनकंफर्टेबल आपके किसी भी एक्ट से कर रहा है तो वो हैरेसमेंट में आता है, ठीक है। इसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस हो गया हमारे पास, जिसको हम फिज़िकल वायलेंस में लेते हैं। एक
आप कह लें कि मेंटली जब हम परेशान हो जाते हैं, जिसको आजकल जो है वो कुछ अदारे इस पे बहुत स्पेसिफिकली काम भी कर रहे हैं, जिसको जिसको मैं कहती हूँ कि साइको सोशल सपोर्ट जो है वो हमारे यहाँ एक बहुत ही कंपोनेंट लैक कर रहा है। तो ये 3-4 मेजर टाइप्स हैं इसकी जो हमें जेंडर बेस्ड वायलेंस में नज़र आती हैं। इसके साथ जाहिर है कि स्पेसिफिकली आप बात कर रही थी कि डोमेस्टिक वायलेंस के ख़ास तौर पे क्या केसेस हैं और ये किस तरह से आ रहा होता है सामने हमारे। तो हम जो है अवाम पाकिस्तान जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू जो है हम DIG जो ऑफिस है वहाँ से डाटा जो है वो ले रहे होते हैं हर माह का। तो हमारे पास जो पंजाब के केसेस आए हैं जो मुख्तलिफ़ केसेस में आते हैं, वो उसकी कैटेगरीज़ जो हैं वो सेक्सुअल असॉल्ट में भी है, डोमेस्टिक वायलेंस में भी है, ऑनर किलिंग में भी है, हैरेसमेंट में भी है। ठीक है, ये कुछ टाइप्स हैं जिसका टोटल जो डाटा हमारे पास आया है लास्ट 6 मंथ का वो 1949 केसेस आए हैं। सही। ठीक है, तो इसमें जो मैं देख रही थी कि हमारे पास अगर 31 ऑनर किलिंग के केसेस हैं और डोमेस्टिक वायलेंस में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, हैरेसमेंट में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि अभी हमें थोड़ा सा मतलब मज़ीद काम करने की ज़रूरत है कि लोगों को ये अवेयरनेस आ जाए कि डोमेस्टिक वायलेंस अब उनका पर्सनल मसला नहीं है। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस जो है एक क्राइम है और इस पे जो है वो लॉ भी मौजूद है। डोमेस्टिक वायलेंस पे ना सोनिया अक्सर औकात इसीलिए भी ख़वातीन रिपोर्ट नहीं कर रही होती, ये अमूमन घर का ही एक इशू होता है, इसे एड्रेस करने में, इसे टैकल करने में मेजर कंसर्न यही आ रहा होता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ इसको मैं समझूंगी कि ये बहुत ही एक बात समझी जाती है कि इसको इज़्ज़त के साथ हमने जोड़ दिया है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है घर में, ज़रूरी नहीं है शोहर जो है वो बीवी पे करे। ठीक है, इसमें भाई बहन पे कर सकता है, सास बहू पे कर सकती है, भाई जो है वो कर सकता है। ठीक है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि मर्द जो शोहर है वही बीवी पे करता है तो डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आता है। इसमें देखें आपके हम इसको देखते हैं कि इसका लॉ मौजूद है, ठीक है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें बहुत ही कम होती हुई नज़र आ रही है। तो आप ये भी देखें कि अगर इसको हम पर्सनल इशू समझते हैं तो अब ये पर्सनल इशू नहीं है। ठीक है, इस पे जो है वो रिपोर्ट करना ज़रूरी है। हमें हमारा जो रिपोर्टिंग और मतलब मैं बात करती हूँ कि पहले जो था वो हम समझते थे कि शायद ना हमारे जो रिपोर्ट करने हम FIR के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अमला जो है वो बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा होता है वापस जो ख़तून रिपोर्ट करने जा रही होती है। लेकिन ये अभी भी कुछ मसला मुझे ज़्यादा हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखें कोई ख़तून डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी अगर कोई भी केस जब करवाने जा रही है, अपना केस रिपोर्ट करवाने जा रही है, तो उसको जो काउंटरिंग क्वेश्चंस होते हैं ना वो एक्चुअली काम नहीं है जो ऑफिशियल्स बैठे हैं FIR के लिए उनका। ठीक है, तो इसमें ये भी देखने की ज़रूरत है। और डोमेस्टिक वायलेंस या इससे रिलेटेड जितना भी हमने डिस्कस किया केसेस के बारे में, इन सब का जो है वो मेजर या आप जो भी इसको समझ सकते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ को फोकस किया जा सकता है या इसका होता क्यों है। देखिए, ये हमारा एक सोशल सेटअप ऐसा है, एक जो लो इकनॉमिक स्टाटा है, ज़्यादा समझा जाता है कि ये शायद उनमें होता हो, लेकिन आप देखें कि बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल जो केसेस हुए हैं वो भी हमारे सामने आए हैं। जजेस के केसेस भी हमारे से तो सामने नहीं ताल्लुक रख रहा कि हमारी एक साइकोलॉजी अब ये बिल्ट हो गई है, वायलेंस हमारी नेचर में आ गया है, हमने आसपास से ये अडॉप्ट करना सीख लिया है कि हमें वायलेंस किस तरह से करना है। ये क्या ये चीज़ें हमारे साइकोलॉजिकल पहलू में आ गई? इसको मैंने कोविड के दौरान एक स्टडी मुझे मौका मिला उसको पढ़ने का, तो उसमें ये कहा गया था कि शायद हम जो है वो घरों में बंद हो गए हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस की आपको पता है कि रेशो दैट टाइम बहुत ज़्यादा हाई हुई थी, तो ये वन ऑफ द कहा गया था कि शायद घर में बैठे लोग जो हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं और उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो ख़वातीन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस जो है एक ये एक्ट से उनको ना थोड़ी रिलीफ मिल रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इस चीज़ से बिल्कुल नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें जो है वो हमारी इकोनॉमिक जो एक है चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। लो इकनॉमिक स्टाटा की मैं बात कर रही थी कि अब वहाँ पर भी आपको एक नज़र आएगा कि हमारे पास हाई प्रोफाइल भी केसेस आते हैं। हमारे पास केसेस ना सिर्फ ये डोमेस्टिक वायलेंस के जो फैमिली रिलेशंस उसमें आते हैं। आप देखें जो बच्चियां घरों में काम करती हैं दूसरे लोगों के, उनके साथ भी जो है वो तशद्दुद के वाक़यात हमारे सामने आते हैं। बिल्कुल इसी तरह से डोमेस्टिक तो वो तो एजुकेटेड है ना,
ऑलरेडी वो एजुकेटेड है। हम यही समझते हैं कि एक एलीट क्लास है या मिडिल क्लास है तो वो एजुकेटेड है, उनको सारे लॉज का भी पता है, उनको पता है अगर हम ये एक्ट करेंगे हमें पनिशमेंट क्या मिलेगी, लेकिन फिर भी वहाँ पर ये चीज़ें जो लेकिन है वो यहाँ पर ये प्रिवेल भी करती बात है हैं। कि पनिशमेंट की जब हम बात करते हैं तो शायद वो लोग जो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे होते हैं उनके ज़हन में होता है कि शायद कोई रास्ता होगा, हम बच निकलेंगे। इसकी वजह से भी डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा कॉमन होता हुआ नज़र आ रहा है। मरियम, आप कौन से पहलू देख रही हैं कि हमारी सोसाइटी में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है? जैसे कि पिछले दिनों हम बात भी कर रहे थे, डिवोर्स रेशो बहुत बढ़ गई है, क्या इसके पीछे भी डोमेस्टिक वायलेंस है? आप सोसाइटी को किस तरफ देख रही हैं जाते हुए? मैं विश इसमें ना सबसे अहम बात यह है कि हम ये देखना भूल जाते हैं कि प्रेशर किसके ऊपर ज़्यादा बिल्ड है इस वक्त। अब हमारे यहाँ ये ज़्यादा सोचा जाता है, जैसे मैं सोनिया की बात को इस वक्त सेकंड करूँगी, उन्होंने कहा कि सिर्फ मर्द ही खातून को मारेगा तो वो वायलेंस डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ यही एक सोच है कि अच्छा वो डोमेस्टिक वायलेंस है फिर मुंडे ने कुड़ी नूं मारे होना। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, बल्कि हो सकता है कि हमारे यहाँ ख़वातीन भी, हम बीइंग अ वुमेन, हम वुमेन कार्ड को प्ले नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा हम ही ठीक होंगी। हो सकता है कि औरत ही मर्द को मारती हो, हाँ। हो सकता है वो उसके ऊपर तशद्दुद करती हो और वो बेचारा गरीब कुछ बोल ना रहा हो। ये मैं मर्दों की साइड ले रही हूँ क्योंकि मर्द हैं वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। ऑब्वियसली हर जगह अच्छे बुरों का जो है मौजूदगी मौजूद होती है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप इस बात पे गौर करें कि डोमेस्टिक वायलेंस की बढ़ने की वजह ये होती है कि हम अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर पाते। बिल्कुल इसी तरह से डोमेस्टिक वायलेंस, आपने बहुत ही खूबसूरत बात की है कि डोमेस्टिक वायलेंस होना नहीं चाहिए। इसके हवाले से एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ह्यूमन राइट्स के हवाले से फर्दर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कि मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बात हो रही है डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, और जिस घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है या जहाँ पर भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है तो वहाँ पर पूरी फैमिली सफ़र कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर शौहर बीवी पे तशद्दुद कर रहा है तो वो बच्चे जो हैं वो ट्रॉमा से गुजरते हैं। सम टाइम ऐसे होता है कि वो ट्रॉमा या तो वो अपनी पूरी लाइफ में ट्रॉमा के थ्रू गुजरे होते हैं, या तो फिर वो अपने बिहेवियर में ये चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं। तो एक पूरी जनरेशन जो है एक डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से सफ़र कर रही होती है। सोनिया, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम अवाम एनजीओ के हवाले से बात करें, डोमेस्टिक वायलेंस पे आप लोग काम कर रहे हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस को कम करने के लिए इक़दाम किए जाते हैं, तो आप ख़वातीन को किस तरह से लीगली सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं? मैं विश इससे पहले मैं ना बात करना चाहूँगी कि हम डोमेस्टिक वायलेंस को या जेंडर बेस्ड के जो इश्यूज़ देखते हैं अपनी सोसाइटी में, तो ये सिर्फ पाकिस्तानी सोसाइटी का मसला नहीं है, ये ख़वातीन का जो एक मसला है ये ग्लोबली है। ठीक है, कहीं पर भी आपको जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, जैसे हमारी डिफरेंट कंपेन्स जो हैं वो हम देख रहे होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, दैट मीन्स कि यहाँ सिर्फ पाकिस्तान की ख़वातीन जो है वो पिस नहीं रही हैं, कहीं ना कहीं बाकी जो ग्लोबली देखें आप सिचुएशन तो वहाँ पर भी इसी तरह की है। तो इसमें अवाम पाकिस्तान जो आपके सवाल पर आती हूँ कि अवाम पाकिस्तान इसको किस तरह से डील कर रहा है, तो अवाम का काम जो है ना वो मैंने बताया कि हम कम्युनिटी अवेयरनेस का काम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो काम है हम देख रहे होते हैं कि किस तरह हम आसान लफ्ज़ों में ख़वातीन तक अप्रोच करके तो उनको किस तरह आसान लफ्ज़ों में ये बता सकते हैं कि अगर आपके साथ इस तरह के केसेस हो रहे हैं या आपके इर्द गिर्द इस तरह के केसेस हो रहे हैं तो उसके लिए हुकूमत की तरफ से कौन कौन से ऐसे लॉज बनाए गए हैं जिनको आप अप्रोच कर सकती हैं। ठीक है, जहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकती हैं, अदारे प्रॉपर हमारे पास मौजूद हैं। तो अवाम पाकिस्तान क्या कर रहा होता है कि उन अदारों तक ख़वातीन को रसाई दे रहा होता है, एक्सेस दे रहा होता है, गाइड कर रहा होता है। तो हमारे पास जो है वो विरासत से रिलेटेड भी केसेस आते हैं कि खातून जो है वो अगर उसका विरासत में हक़ का जो एक मसला है, अगर किसी खातून को नहीं मिल रहा, अगर वो हमें अप्रोच करती है तो हमने जो है वो 4 से 5 वकला हज़रात का एक बेंच है हमारे पास। ठीक है, जो अवाम पाकिस्तान के साथ है और हम उनको ख़वातीन जो हैं उनको एक्सेस देते हैं कि वो उन जो वकील हैं उनसे मिले। ठीक है, और रिलेटेड टू मतलब कोई भी आपका इशू है, अगर वो डोमेस्टिक का है, अगर वो उनका विरासत का है, हैरेसमेंट का है या अंडर एज मैरिज का है या इस तरह से कोई भी अगर वो देख रहे हैं तो वो उन तक अप्रोच करते हैं। और इसमें जो लीगल इसको लीगल एड का नाम हमने दिया हुआ है। ठीक है,
कि ख़वातीन जो हैं वो उसको केस को परसू कर सकती हैं। कुछ सेपरेशन के केसेस, कुछ डाइवोर्स के केसेस तक भी हमारे पास आती हैं ख़वातीन। लेकिन इसमें एक मेन कंपोनेंट जो अवाम पाकिस्तान देख रहा होता है कि हमने ख़वातून की कंसेंट के बगैर कोई स्टेप हम खुद से नहीं ले सकते हैं। ख़ातून को स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाता है कि अगर आप खुला चाह रही हैं तो इसमें भी आपकी ही कंसेंट है, और अगर आप इसको दोबारा से मतलब नहीं चाह रही हैं खुला करना और आप दोबारा जाना चाह रही हैं तो इसमें भी आपकी मर्ज़ी है। हमारा काम सिर्फ जो है वो एक ब्रिज का है कि हम ख़ातून को एक प्रॉपर गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अभी जिस तरह से आपने बात की कि आप लीगली सपोर्ट ख़वातीन को कर रही हैं, एक ख़ातून है उसे कोई इशू है, उसे पता नहीं चल रहा कि आया वो एडवोकेट के पास जाए, पुलिस के पास जाए, ऐसे में एक ऐसे इदारे का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है जो कि उसे गाइड कर सके, जो कि उसे अवेयर कर सके और कहीं ना कहीं इदारे के दरमियान ब्रिज भी बन जाए। समटाइम ऐसे होता है, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हम लोगों ने देखे हैं कि ख़ातून जो है वो किसी एडवोकेट के पास जाती हैं, किसी सिक्योरिटी इदारे के पास जाती है, उसकी उस तरह से सुनवाई नहीं की जाती है। तो ऐसे में NGO जो है इस काम को थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे लेकर चल रही होती है। ये वाकई बहुत अच्छी बात है। मरियम, अगर हम बात करें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से या वुमेन जो कि डिसेबिलिटीज़ का शिकार है, उन्हें सोसाइटी में किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, अगर अभी के हवाले से बात करें? अच्छा देखिए, इस वक्त जो ख़वातीन डिसेबिलिटी के साथ हैं, सोनिया ने एक बात की थी कि उनको ना छुपा के रखा जाता है। हम लोगों की कोशिश होती है कि हम उनको ना ही लेके जाएं, ना किसी फैमिली फंक्शन में, ना किसी गैदरिंग में, ताकि लोगों को ना पता चले और ना ही कोई अवेयरनेस हमें हो, ना किसी को हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, पहले के वक्त में बहुत ज़्यादा थी, अब भी मौजूद हैं, लेकिन उसका पैमाना उस तरह से नहीं है क्योंकि लोगों को अब अवेयरनेस होने लगी है। उन लोगों के लिए उस टाइम पे ना कोई स्कूल्स मौजूद थे, ना कोई डॉक्टर स्पेसिफाइड मौजूद थे कि उनकी मेडिकेशन वगैरह हो या उनकी कोई थेरेपीज़ हों। मुख्तलिफ थेरेपीज़ होंगी, अल्लाह पाक खैर करे कि कभी किसी को ना कोई इस तरह की डिसेबिलिटी हो, लेकिन अगर जिनमें मौजूद है उनको उस वक्त टैकल करने के लिए किसी किस्म की भी डॉक्टर्स जो है वो मौजूद नहीं थे। लेकिन अब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अवेयरनेस होने लग गई है, लोग उनको स्कूल्स में भेजते हैं बच्चों को, ताकि वो वहाँ जाके इंट्रैक्शन जो है वो करना सीखें। उसी तरह से इनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। अच्छा, अब एक ख़ातून का एक वाक़या मुझे याद आ गया, उसकी कवरेज मैंने खुद भी की थी। उसका नाम आयशा था और वो हैंडीकैप थी, ना उसकी टांगें थी और ना ही उसके पाँव मौजूद थे, सॉरी ना हाथ थे ना ही उसकी टांगे पाँव मौजूद थे। वो सिर्फ व्हील चेयर के ऊपर थी और वो इतनी ज़्यादा आप कह लें कि मोटिवेटिव थी और इतना ज़्यादा उसको शौक़ था पढ़ने का कि वो खुद जाके पेपर भी देती थी, ड्राइंग भी करती थी और हर तरह की उसकी एक्टिविटी जो थी वो उसमें इन्वॉल्व करती थी। क्यों? क्योंकि उसके घर वालों ने सपोर्ट किया, घर वालों को पता चला कि इसके अंदर पढ़ने की भी सलाहियत है, इसमें आगे बढ़ने की सलाहियत, और इस वक्त वो बच्ची एक अच्छी पोस्ट पे मौजूद है और काम कर रही है। हालांकि अल्लाह पाक ने उसको जो हम लोगों के पास बेसिक्स हैं वो भी नहीं प्रोवाइड किए, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ मौजूद थी कि वो अपने आप को आसपास का जो एनवायरनमेंट है ये बहुत मैटर करता है। और मैंने जब उससे बात की तो उसने मुझे कहा कि मुझे सारी मोटिवेशन अपनी वालदा से, अपने वालिद से मिली, जिन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं आयशा, तुम सब कर लोगी। तो ये बहुत अहम बात है कि इस तरह की अवेयरनेस हमारे घरों के अंदर होना ज़रूरी है। हमारी गवर्नमेंट लेवल पे इस पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखें एक बंदा जो हमारे आजकल जो माशी हालात हैं वो इतने मुश्किल हैं कि हम अपना सर्कल चलाना मुश्किल हो जाता है, और एक ऐसा पर्सन जो डिसेबिलिटी के साथ है उसका खर्चा भी अगर घर वाले उठा रहे होंगे तो आप देखें कि बहुत लंबा प्रोसीजर है। इसके अंदर अगर हमारी गवर्नमेंट्स, हमारे इदारे अगर उन लोगों के साथ, उन फैमिलीज़ के साथ मिलकर उनको आप कह लें कि एक धक्का सा लगाएं, उनको आगे बढ़ाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो डिसेबिलिटी जो पर्सन है जिसके अंदर वो अपने आप को स्पेशल नहीं समझेगा या अपने आप को इस तरह से बिल्कुल एक आप कह लें कि अपने आप को किसी एक कमरे में बंद नहीं कर लेगा। वो सोचेगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मेरे पास, मेरे वालिदैन के पास इतने वसाइल हैं, हमारी गवर्नमेंट हमें हेल्प कर रही है। लेकिन अभी भी इसके ऊपर काम होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से ऐसे घर हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर, क्योंकि देखिए अल्लाह पाक ने अगर आपको इस दुनिया में भेजा है तो उसका एक मकसद है, और बेशक वो डिसेबिलिटी के साथ भी पर्सन आ रहा है ना, तो उसका भी इस दुनिया में आने का एक मकसद है। लेकिन हमें ना हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों की। हमें जितना ज़्यादा हो सके, हम यहाँ पर अगर इंडिविजुअली भी बात करें ना, इंडिविजुअली भी अगर हमारी सोसाइटी में आसपास ऐसे लोग हैं जो कि डिसेबल हैं या डिसेबिलिटीज़ का कोई ना कोई शिकार है, तो उन्हें ऐसा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाए ताकि वो भी सोसाइटी में एक नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजार सके। सोनिया, इस हवाले से मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, क्योंकि आप पॉलिसी मॉनिटरिंग के हवाले से भी देख रही हैं, इकदाम भी कर रही हैं जहाँ पर आपको
लगता है कि यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग में थोड़ी सी गुंजाइश की ज़रूरत है, यहाँ पर लीवरेज प्रोवाइड करने की ज़रूरत थी। तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिहाज से आप किस तरह से लेजिस्लेशन देख रही हैं पाकिस्तान में? पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिहाज से मुझे याद है कि अवाम पाकिस्तान का फैसलाबाद में बहुत कंपेन थी एक बड़ी, जिसमें जो इनका कोटा है 5%, वो अगर आप देखें कि लॉ की शक्ल में नज़र आ रहा है तो उसमें अवाम पाकिस्तान का एक कंट्रीब्यूशन हम समझते हैं कि फैसलाबाद में है, और इसको हम कह लें कि क्लेम भी करते हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कंट्रीब्यूशन वाकई मैटर करती है। अवाम पाकिस्तान का लेजिस्लेशन में किस तरह से रोल है, पॉलिसी मेकिंग में, मॉनिटरिंग में, कहाँ कहाँ पर वो जेंडर बेस्ड वायलेंस पे वो लूप देख रहे हैं, या कौन सी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो फ्यूचर में करवा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे साथ। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बात हो रही है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और इसके साथ साथ मौजूदा दौर में या अब के हवाले से हम बात करें, पंजाब के हवाले से, फैसलाबाद के हवाले से, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से हो, जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से हो, डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से हो, कम उम्र की शादी के हवाले से हो, ऐसे बेशुमार टॉपिक्स हैं जिन पर काम होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेजिस्लेशन मौजूद है, उस लेजिस्लेशन को सोनिया आप किस तरह से देखती हैं कि कहाँ पर हमारे जो चीज़ें हैं, पॉलिसी जो है उसे मज़ीद बेहतर करने की गुंजाइश है, या जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाने की बस ज़रूरत है? पॉलिसी मेकिंग की जहाँ तक बात करें तो हमारे पास लॉज जो हैं ख़वातीन के हवाले से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट पाकिस्तान को एक रिच कंट्री माना जाता है कि यहाँ पर ख़वातीन के हवाले से लेजिस्लेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन बात आ जाती है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक है। हमारे अदारे जो बन चुके हैं उनमें काम किस हद तक हो रहा है। तो अगर मैं बात करूँ अदारे, तो अदारा जो है वो मुझे नज़र आता है पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन, PCSW जो है वो एक अदारा जो कि ख़वातीन के लिए काम कर रहा है। कहीं पर भी अगर किसी तरह की भी कंप्लेन जो आपने ज़िक्र किया इश्यूज़ का, ख़वातीन इनको देख रही हैं तो वो रिपोर्ट कर सकती हैं। ठीक है। और इसके साथ जो है वो हमें नज़र आते हैं बाकी अदारे भी जो कि काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, ख़ास तौर पे लॉज़ की, तो वो हमें उस हद तक सेटिस्फैक्ट्री नज़र नहीं आती है। जैसे हमने बात की कि आप देखिए अंडर एज मैरिज का एक बहुत ज़्यादा इशू है, ठीक है। उसकी लेजिस्लेशन आप देखें तो पंजाब अब एक रह गया है प्रोविंस जहाँ पर अभी तक शादी की उम्र जो है वो 16 साल है, 18 साल नहीं है। जबकि आप देखें कि कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं वो हमारी पॉलिसीज़ में भी नज़र आती हैं। अगर आप लेबर लॉज़ को देखोगे तो वहाँ पर बच्चा कंसिडर किया गया है 14 साल की उम्र के लिए, ठीक है। बाद में अब शादी के कानून की तरफ आते हो, वहाँ पर हमें 16 साल की उम्र नज़र आती है। लेकिन आप देखें जब हम रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं नादरा में, वहाँ पर जो है वो ID कार्ड 18 साल से कम उम्र का नहीं बनता, ठीक है। इसी तरह बाकी जो हमारी रजिस्ट्रेशन है उसमें भी इसी तरह है। तो ये कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं वो पंजाब में हमें अभी भी नज़र आ रही हैं। एक तो ये कि इम्प्लीमेंटेशन जो है इसकी सबसे पहले तो कंसिडर जो है वो किया जाना चाहिए। जो ICT में रिसेंटली लॉ पास हो चुका है अंडर एज मैरिज का के हवाले से, इसी तरह पंजाब में भी 18 साल होनी चाहिए फॉर बोथ सेक्सेस, ठीक है। एक तो ये चीज़। उसमें अब अगर आप देखें कि हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस का भी लॉ मौजूद है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। इसी तरह आप देखें हमारे पास जो है वो ख़वातीन से रिलेटेड ख़ास तौर पे मैं बात करूँगी कि विरासत का हक़ का कानून हमारे पास मौजूद है, लेकिन आप देखें कि हमारे पास ओम्बड्सपर्सन का यहाँ पर अभी ऑफिस भी मौजूद है, लेकिन उनके लिटिगेशन बहुत ज़्यादा चली जाती है। वो प्रोसेस जो है वो बहुत लिंगर ऑन हो जाता है। तो ये भी एक मसला है। खातून जो है वो कितने चक्कर लगाए एक अपने केस की हियरिंग के लिए, या और समहाउ फिर एक खातून है, जाहिर सी बात है वो पहले ही मेंटली प्रेशर बियर कर रही होती है फैमिली की जानिब से भी, अगर उसने विरासत में हक़ लेना है। और दूसरी जानिब से हमारी जो कानून है वो बहुत ज़्यादा तारीख पे तारीख वाला हिसाब किताब होता है। तो इश्यूज़ ये भी है। हाँ, इसमें ये भी है। और दूसरा ये है कि हम खुद भी, मेरा ख्याल है कि उस तरह
तरह से सिटीज़न अकाउंटेबिलिटी नहीं चाह रहे होते हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं कि अच्छा अगर हमने करवा दिया है, कोई एफआईआर वगैरह दर्ज करवा दिया, तो अब उस अदारे का काम है हमसे जो है वो रब्ता करे। मेरा ख्याल है कि इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो चुकी है, अवेयरनेस का लफ्ज़ मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ कि होनी चाहिए लोगों में, लोग अवेयर हैं, लेकिन इसमें ये है कि आप किस चैनल को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपको अपने अदारों तक अप्रोच खुद करना चाहिए। आपके लिए बनाए गए हैं अदारे, जब तक आप कंप्लेन नहीं करते हैं तो उस अदारे का कोई भी कसूर नहीं निकाला जाएगा। बिल्कुल इसी ठीक तरह है, से सिटीज़न आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस पर आपको जाना चाहिए। तो गो के इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मुझे अभी भी एक लैक पॉइंट नज़र आ रहा है। और अभी आपने बहुत अच्छी बात की है कि हम कंप्लेन नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि अभी आपने सोनिया बताया कि फैसलाबाद में हरासमेंट के केसेस रिपोर्ट नहीं होते। हाँ। इसकी ये रीज़न है कि शायद हम कंप्लेन करने से डर रहे होते हैं, शायद हमें ये मामला हमारे जहन में होता है कि शायद इस इशू को उस तरह से समझा नहीं जाएगा। इसमें ये भी है महविश के देखें, हम जो है ना, हमने पहले भी बात की, हमने इसको इज़्ज़त के साथ मामला जोड़ दिया, और इज़्ज़त भी सिर्फ खातून के साथ। आपकी फ़ैमिली की इज़्ज़त खातून के साथ है, आपके घर की इज़्ज़त खातून के साथ है, शोहर की इज़्ज़त, बाप की इज़्ज़त। अब आप देखें कि जो खातून जो है वो एक स्वेयर किस्म का वायलेंस फेस कर रही है, तो उसमें आपको रिपोर्ट करना जो है वो एक मेन इशू उसमें बन जाता है। और जबकि इसमें शर्मिंदा मेरा नहीं ख्याल जो कंप्लेनेंट है उसको होना चाहिए, जिसके खिलाफ आप कंप्लेन कर रहे हैं ये उसकी भी इज्जत का मामला है। तो इस कंपोनेंट को भी हमें समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और ये वाकई हम इस चीज़ में कहीं पर आ जाते हैं कि कंप्लेंट शायद इस वजह से नहीं कर रहे होते। मरीम, अगर कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, ये तमाम इश्यूज़ हमने देखे हैं, वो चाहे हरासमेंट के हवाले से हो, डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से हो, तो मुझे लगता है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट पे काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसे किस तरह से देखते हैं, किस तरह से NGO और हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक दूसरे के साथ मिलकर इन चीज़ों को डेवलप कर सकती है? बिल्कुल ऐसे ही देखें, NGO जो है वो ग्रास रूट लेवल पर होती हैं, उनको पता होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक NGO एक इलाके के अंदर मौजूद है और वो उस जगह को देख रही है, सिटी साइड पर है या सदर साइड पर है, तो उसको पता होगा कि यार यहाँ पर ये इश्यूज़ हैं, इतने इलाके मौजूद हैं और इस महीने के अंदर या इन 6 महीनों के अंदर इतने डोमेस्टिक के केसेस आए जो सिर्फ हम तक पहुँचे हैं, जो रिपोर्ट भी नहीं हो सके ठीक से। और अगर वही 6 महीने की रिपोर्ट इदारों के पास पहुँचे, उन लोगों को पता चले कि वाक़ईतन इस इलाके के अंदर इशू हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर वो एरिया वाइज भी इन चीज़ों को सॉल्व करने आएंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप बहुत बड़े पैमाने पे मत जाएं, आप देखें कि आपके अपने इलाके में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ इसके अंदर ये है कि आपका कम्युनिकेशन लेवल जो है वो ज़रूर होना चाहिए। और जिस तरह से अभी सोनिया कह भी रही थी कि हम लोग शर्म के मारे और एक वो इज़्ज़त के चक्कर में कि भाई हम वहाँ चले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इस चीज़ों को हमें थोड़ा सा साइड पे रख के अपनी मेंटल कंडीशन, अपनी फ़िज़िकल कंडीशन के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। इसके अंदर एक चीज़ मैं ये ज़रूर कोट करूँगी कि हम अभी ब्रेक में भी बात कर रहे थे, सोनिया ने बताया कि जो इदारे गवर्नमेंट बना देती है वो एक अच्छी चीज़ है कि वो बनाए जाते हैं। और आप बात करी थी कि हमें बार बार ख़वातीन को जिन्होंने तलाक के लिए या दीगर किसी भी इशू के लिए बार बार उनको अदालत जाना पड़ता है। हमारी गवर्नमेंट अब एक इदारा बना रही है, सुख दा वेड़ा। ठीक है, वो एक ऐसा बेसिक इदारा है जहाँ पर ख़वातीन ने तलाक के बाद अपने बच्चों को लेना है या वहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ उनकी कोई लड़ाई झगड़ा है, तो वो इदारे के लिए प्रॉपर वहाँ अदालत जो है वो बनाई जा रही है। प्रॉपर जजेस वहाँ बैठेंगे, प्रॉपर आपके वकील वहाँ पर होंगे। उनको अब इन अदालतों में नहीं जाना पड़ेगा कि वो वहाँ, क्योंकि आप देखिए वहाँ पे रंग रंग का बंदा होता है, हर तरह का लोग वहाँ पे आपका वो बंदा भी मौजूद है जिसने मर्डर किया हुआ है, वो बंदा भी मौजूद है जो चोरी चकारी करता है, वो बंदा भी मौजूद है जो डोमेस्टिक वायलेंस करके आया है या फिर इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड है कि वो वहाँ से जाके जो है वो, और कहीं ना कहीं हमारे जो केसेस की तादाद है हम देखते हैं कि बहुत बढ़ जाती है। उनकी सुनवाई वो के अब लिए इदारा रिसोर्सेज वो जो बनेगा, अब मेरे ख्याल है कि शायद ख़वातीन को या वो फैमिली जो वहाँ पे जाके एक मेंटल टॉर्चर को फील करती थी, अब इस तरह के इदारों में जाके जो है वहाँ पे थोड़ा सा ईजी होगा। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि आपका कम्युनिकेशन और आपको पता होना चाहिए कि आपकी गवर्नमेंट आपके लिए क्या करी है। हमेशा गवर्नमेंट की तरफ या इदारों की तरफ उंगली नहीं उठाई जा सकती। खुद एक दफ़ा अपनी तरफ भी करके देखें तो शायद आपको समझ आएगा कि हम भी गलत है कहीं ना कहीं, तो अपने लिए खुद करने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल इसी तरह से रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर रिस्पॉन्सिबल होंगे, हमें हमारे राइट्स के हवाले से अवेयरनेस होगी, तो कहीं ना कहीं मामला जो है वो थोड़े से कंट्रोल में होंगे। बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया सोनिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कम्युनिटी इंगेजमेंट के हवाले से बात
बात हो या सोशल इवल्स के हवाले से बात हो, सबसे पहले तो ये है कि हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, अवेयरनेस प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके बाद जो रिपोर्ट है या कंप्लेन करना, ये हर सिटीज़न का राइट है। तो ये चीज़ें अगर हम अपनी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो आसानियाँ आ सकती हैं। अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे, और अब बात करते हैं ऐसे मंसूबे के हवाले से जो शहरियों के जानो माल की हिफाजत कर रहा है और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है। मैं बात कर रही हूँ सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से। ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो करवाना हो, आवाम में स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से जितना भी डर था, खौफ व ख़तर था, उसे कम करने के हवाले से भी सेफ़ सिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेश है। और सेफ़ सिटी के हवाले से क्या नताइज हैं, किस तरह से क्राइम को कंट्रोल किया जा रहा है, ई चलान का सिस्टम कब नाफिज किया जाएगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस पर बात करने से पहले जो हमारे आज के ख़ास मेहमान हैं उनका तारुफ करवा दूं। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मलिक तारिक महबूब साहब ने। आप SSP हैं सेफ़ सिटी फैसलाबाद रीजन के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। कैसे हैं आप? आई एम फाइन। बहुत शुक्रिया वंस अगेन कि आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के क्राइम रिपोर्टर तैयब मकबूल ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तैयब साहब? बिल्कुल मैं आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच तैयब फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। सबसे पहले तारिक साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। फैसलाबाद एक बड़ा शहर है, यहाँ के अगर वसाइल के हवाले से बात करें तो बहुत सारे थे, जिसमें आवाम का सबसे पहला जो मोटिव है वो यही है कि एक ऐसा शहर हो जहाँ पर उनकी जानो माल की हिफाजत हो। सेफ़ सिटी की इंपॉर्टेंस को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फैसलाबाद आपका थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द पाकिस्तान है, और यहाँ पे जो आबादी जिस रफ्तार से है और उसके अलावा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, और यहाँ पे जो बिज़नेस लोगों के बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अदरवाइज़ जो लोगों का यहाँ पे रहने सहने का जो सिलसिला है वो शहरी भी है और देहाती भी है। इसके साथ जो आपके विलेजेस हैं वो कल्चर भी आपको मिलेगा, शहर का मिलेगा। तो ऐसी जब होता है, और फिर आपकी इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ पे आपके जो इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद है। तो जब ऐसी जगह होती है तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड क्राइम की सिचुएशन जो है उसका यकीनन इम्पैक्ट होता है, फ़र्क होता है। सेफ सिटी अथॉरिटीज़ का जो आगाज़ है ये 2016 में इसका जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ लाहौर में, इसको हम कहते हैं PPIC3। ठीक है। पंजाब पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर। ठीक है। ये एक ऐसी जगह बनाई गई है जहाँ पे पूरे शहर के अंदर सर्वे करके और जो अहम पॉइंट्स थे, ख़ास तौर पे जो क्राइम के हवाले से, पब्लिक गैदरिंग्स के हवाले से, वाइटल इंस्टॉलेशंस के हवाले से, नारकोटिक्स के हवाले से। अब मिसाल के तौर पे एक जगह पे क्राइम ज़्यादा होता है तो हम उसको क्राइम हॉटस्पॉट कहते हैं। बिल्कुल। किसी जगह पे नारकोटिक्स का ज़्यादा हमारे पास रिपोर्ट्स होती हैं तो उसको हम नार्को हॉटस्पॉट्स कहते हैं। इसी तरह एक जगह जैसे आपका ज़िला कौंसिल है जहाँ पे गैदरिंग्स होती हैं, कचहरी है, एहतजाज लोग करते हैं, उसके अलावा वो हब है आपका बिज़नेस का और पब्लिक गैदरिंग, तो वो उसको हम गैदरिंग या मोब की हॉटस्पॉट्स कहते हैं। तो उस हवाले से एक सर्वे करके और हर उस अहम जगह पे कैमरास को नस्ब किया गया जहाँ पे आप उसको मॉनिटर कर सकें, और डिफरेंट किस्म के जो फीचर्स वाले कैमरे हैं ना उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया। बिल्कुल। लाहौर में ये बड़ी कामयाबी से चलता रहा। 2 साल पहले, पौने 2 साल पहले इसको मौजूदा जो गवर्नमेंट है हमारी, मैडम जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं और आई साहब पंजाब जो हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, और इस जो सेफ सिटीज़ की हमारे MD हैं एहसन यूनुस साहब, इनकी वजह से इसको अब आपके तमाम बड़े शहरों में फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 की शक्ल में अब इसके ऊपर काम शुरू हो गया। ठीक है। अब एक हमारा प्रोजेक्ट है RGS जिसको कहते हैं, रावलपिंडी, गुजरांवाला एंड सियालकोट। ठीक है। दूसरा है MBS, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा। ये अगले फेजेस में है। इस वक्त आपका सेफ सिटीज़ जो है, अगर आप अब शुरू करें तो पिंडी, ठीक है, बड़ा शहर है आपका, वहाँ पे स्टार्ट है। फैसलाबाद में स्टार्ट है, गुजरांवाला में स्टार्ट है, मुल्तान में ऑलमोस्ट स्टार्ट है, बहावलपुर में स्टार्ट है। अब अगर हम आए आपके अपने शहर की तरफ,
हमारे पास टोटल जो इसका सर्वे हुआ है, इसकी जो बिल्डिंग है, अगर आप कभी विज़िट करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास पूरा एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। बिल्कुल। तकरीबन 1500 के करीब हमारे कैमरे हैं, 1430 ठीक जो है। इस वक्त इंस्टॉल्ड है। इन कैमरास के अंदर हमारे पास मल्टीपल स्पेसिफिकेशंस वाले कैमरे हैं। मसलन आपका सबसे पहला हम कहते हैं स्टैटिक कैमरा है, IPNV जिसको कहते हैं। ठीक है। वो एक जगह पे फिक्स लगा हुआ है, आप देखते होंगे कि एक पोल लगा हुआ है, उसके ऊपर एक बार है, उसके ऊपर मुख्तलिफ कैमरे लगे हुए हैं। बिल्कुल। एक फिक्स कैमरा है जो एक ही एंगल को देख रहा है, उसके साथ एक PTZ लगा होगा जो जूम 360 के ऊपर उसको जूम करता है और उसकी जूम इन जूम आउट दोनों चीज़ें चलती हैं। एक फिर आपका FR है, FR मींस फेशियल रिकग्नाइजर सिस्टम वाला, कि आपका फेस अगर उसमें आ गया तो उसने रिकग्नाइज कर लेना है कि ये आपकी तस्वीर है, और फिर डेटाबेस जो है हमारा उसमें वो सर्च करके बताएगा जी आप कौन है। सही। पंजाब पुलिस के पास तमाम डेटाबेस मौजूद है। ख़ास तौर पे आप जब लाइसेंस बनवाने जाते हैं, शनाख्ती कार्ड बनवाने जाते हैं या पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, या इवन जहाँ पे भी आपकी तस्वीर डिजिटली सिस्टम में आ रही है, नादरा के सिस्टम में या हमारे इस मुल्क के डेटाबेस के सिस्टम में, उसको पहचानना बहुत आसान हो तो गया है। उसके साथ वो इंटीग्रेटेड है। इसी तरह ANPRs हैं, ऑटो नंबर प्लेट्स, यानी जो आपकी गाड़ियाँ मोटर बाइक्स हैं, ठीक है। एक वो कैमरेज हैं। फिर हमारे पास एक वो कैमराज भी हैं जिसको इवेंट कैमरा कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक कोई जैसे अब सैलाब की सूरत हाल है, तो सैलाब की सूरत हाल में अब वो शहर से बाहर है, वहाँ पे आपकी कैमरे की एक्सेस नहीं है, तो हमारे पास वो 4G कैमराज हैं। 4G इवेंट कैमरा कहते हैं कि वो हम जिधर भी पावर सोर्स मिलेगा इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर सिम डली हुई है, बैटरी के ऊपर चलता है, वो उसको प्रॉपर्ली वही फंक्शन और हमारे साथ इंटीग्रेट हो जाता है। बिल्कुल सही। जाहिर सी बात है, कितना बड़ा शहर है, इसे मॉनिटर करने के लिए, स्ट्रीट क्राइम कम करने के लिए ये जो इक़दाम फिर एक हमारा और फीचर है जिसको हम प्राइवेट कैमराज की इंटीग्रेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी ये बिल्डिंग है, आपके पास कैमराज लगे होंगे, अंदर वाले आप कैमरे छोड़ देंगे, बाहर वाला कैमरा जो है अगर वो आपका आप चाहेंगे तो हम अपने पास सिस्टम में उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूँगा कि जो नाज़रीन हमारे इस पर देखें, ये एक ज़िम्मेदारी भी है और आपकी सेफ्टी भी है। बिल्कुल। प्राइवेट कैमरास को इंटीग्रेट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका जो इंटरनेट आपके पास हो, NVR आपका लगा हुआ हो, और आपका स्टैटिक IP जैसे घर के कैमरा होते हैं, वो हम अपना पोर्टल बता देंगे। ठीक है। उस पोर्टल में हमारा आप हमें बताएंगे, हमारा बंदा जाएगा, उसको रजिस्टर कर देगा, तो वो एडिशनल कैमरा हमारे पास भी आ जाएगा। ठीक है, इससे नंबर ऑफ कैमरास भी बढ़ जाएंगे, और जो ब्लैंक एरियाज हैं, ये ब्लाइंड एरियाज हैं, वो भी कवर हो जाएंगे। तो अब हमारा ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो AI बेस्ड है। सही। यानी अगर आपकी गाड़ी है तो हमें पता चलेगा किसके नाम पे है, और इसी तरह अगर कोई बंदा है हम उसको देखना चाहेंगे तो पता चल जाएगा ये कौन है। बिल्कुल। और रिकग्नाइजेशन अब बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। तो मकबूल साहब, अगर यहाँ पर मैं आपसे जानूँ, क्योंकि आप क्राइम रिपोर्ट भी करते आए हैं, आपने इससे पहले भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिपोर्टिंग की है, आप सेफ सिटी के बाद की क्राइम रेशो किस तरह से देख रहे हैं और उससे पहले की क्राइम रेशो क्या थी? शुक्रिया महविश। मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2016 में जो इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उस वक्त पंजाब के वज़ीर आला थे। उनका ये प्रोजेक्ट था लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान और आपका गुजरावाला, 5 कैपिटल सिटी जहाँ पर सिटी पुलिस ऑफिसर हैं, DPOs नहीं है वहाँ पे। ये एक पायलट प्रोजेक्ट इसका लाहौर में था। लाहौर चूँकि कैपिटल था पंजाब का, वो कंटिन्यू रहा। फैसलाबाद को थोड़े से फंड्स आए, जिस बिल्डिंग में ये आज बैठे हैं वो बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। ठीक है। बिल्कुल रैंडम थी वो बिल्डिंग, उसको मैं कहता था भूत बंगला ये बन चुका है। अच्छा, जब आज से 1.5-2 साल पहले अब हमारे केयर टेकर CM थे, जो आज वज़ीर दाखिला हैं, मोहसिन नकवी साहब, वो इधर किसी विज़िट के लिए आए थे। शदीद बारिश हो गई, हम साथ थे, हम उनको IG साहब भी साथ थे, डॉक्टर आबद साहब हमारे थे RPO जो इस वक्त DIG हेडक्वार्टर हैं पंजाब के, वो उनको ले गए पुलिस विजन में। जब उन्होंने वो सिस्टम देखा तो वो बड़े सरप्राइजिंग था उनके लिए कि यार बड़ा अच्छा सिस्टम है। तो डॉक्टर आबद साहब ने बताया कि ये मज़ीद बेहतर हो सकता है हमारा अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। सही। बिल्डिंग खड़ी है, जगह उसकी सारी कुछ है। उन्होंने कहा मुझे विज़िट करवाएं। बारिश रुकने के बाद जब उनको विज़िट करवाया गया तो उनको बड़े हैरान हुए कि यार बड़ा अच्छा ये अपने सिस्टम है, इसको क्यों नहीं कंप्लीट किया गया अभी तक। बताया ये फ़ंड्स नहीं आए। उन्होंने कहा कि आप फौरी इसकी फिजिबिलिटी बना के भेजें, फौरी फंड्स दूंगा। अब जब वो केयर टेकर CM थे, 70% उसी वक्त कंप्लीट हो चुका था। पंजाब गवर्नमेंट उसके बाद जब आई है, IG पंजाब चूँकि वही रहे, फिर IG पंजाब ने CM को ब्रीफ किया कि ये किस कदर ज़रूरी है। ठीक है।
उनकी ब्रीफिंग के बाद सीएम ने इस पे उनको बड़ा अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि इसको पूरे पंजाब तक लेके जाएं। जिस तरह तारक साहब ने बताया कि पहले फेज़ में 3 सिटीज़, फिर अगले में इंशाल्लाह ये पूरे पंजाब तक आएगा। 2016 में अफजाल कौसर साहब यहाँ पर CPO थे, हम खुद उनके साथ जाते रहे हैं। यासर कयूम एक इंस्पेक्टर हैं जो इस वक्त CPO साहब के PSO हैं, वो उस वक्त IT इंचार्ज थे। हमने 8000 पॉइंट्स फैसलाबाद के देखे थे। उन्होंने कहा जी 8000 पॉइंट्स पे कैमरा नहीं लग सकता, लेकिन 8000 कैमरा लग जाएगा, ये अप्रूवल हो चुकी थी। सही। लेकिन उसके बाद ये रिड्यूस होता होता अब 1430 कैमरों पर आ गया है। वो तमाम एक्टिव हैं और CPO साहब उस दिन आपके मॉर्निंग शो में ये बता कर गए थे कि हम इसको तहसील सतह पर लेकर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है अभी। तो आपने बात की थी क्राइम कम होने की। मैंने सेफ सिटी से पहले खुद रिपोर्ट किया हुआ कि एक दिन में 24 घंटों में 160, 170, 150 ये फिगर था एक 24 घंटों में। हर 10-12 मिनट बाद, 8 मिनट बाद एक 15 की कॉल आती थी कि ये वारदात हो गई है। उसके बाद अब आप देख लें, जब से ये एक्टिव हुआ है, साथ हमारी CCTV बनी है, हमारे पुलिस ने पेट्रोलिंग प्लान चेंज किया है, उसके बाद अब ये वारदातें अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ऊपर नहीं कभी गई, 100 से कम ही चल रही हैं बड़े अरसे से। और पिछले दिनों में एक इस कदर रिड्यूस हो गई थी कि ओनली 40-45 तक आ गई थी। तो इंशाल्लाह अब मैं एक बात कहूँगा कि मुल्क तारक महबूब साहब यहाँ पर पहले SSP ऑपरेशंस रहे हैं, वहाँ की क्राइम की डायमेंशन को भी जानते हैं, लोगों का मिजाज भी जानते हैं और यहाँ की ख़ास तौर पर पुलिस का मिजाज भी जानते हैं। जब ये अपनी निगरानी में मॉनिटरिंग करवाएंगे तो इनको पता होगा कि ये क्रिमिनल अब वारदात करके इसका रूट क्या है, इसका तरीकाकार क्या है। और ये परसों वाला गैंग तो नहीं जिन्होंने परसों वारदात की थी, ये वही है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये वारदातें हमारी इससे भी ज़्यादा रिड्यूस होंगी। बिल्कुल इसी तरह से सेफ सिटी एक बड़ा और अहम प्रोजेक्ट है। जैसे तैयब भाई ने बात की है, बिल्कुल ये फीचर हमारे पास है। अब कल एक गैंग था जिसने एक वारदात की, हमारे कैमरे ने उसको नेचुरली 15 की कॉल होगी, हमारा कैमरा फोकस करेगा, उसने रूट निकाल दिया। हमारे पास AI के थ्रू सिस्टम मौजूद है कि वो जब इस एरिया में आया है उसका पूरी बैक लॉक भी हम निकाल लेते। तो उसकी कुछ 7-8 वारदातें जो उन्होंने उस गैंग ने की थी, वो मैं उस पर अंदाज़ा हो गया कि ये लोग वही हैं। सही। अब अगर मैं बात करूँ ना कि हमारे पास क्या क्या फ़ीचर्स हैं, मुझे यकीन है कि अवाम इस चीज़ को हमारी नाज़रीन इंटरेस्टेड होंगे कि सेफ सिटी के अंदर सिर्फ कैमरे हैं, ये और क्या है। अब बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब सेफ सिटी के हवाले से नहीं बिल्कुल अभी हम बात कर सकते हैं। सेफ सिटी के हवाले से बात करें तो एक कॉमन इंसान है, उसके ज़हन में यही होगा शायद कैमरों से मॉनिटरिंग की जाती है, लेकिन इसके पस मंज़र निज़ाम किस तरह से चलता है ये जानना तो जाहिर सी बात है हर किसी के माइंड में ये क्यूरियोसिटी आ रही है। उस पर आप देखें कि जो फैसिलिटीज़ या जो सर्विसेज हम दे रहे हैं आप लोगों को, सेफ सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। नंबर 1 कि आपका जो 15 है, अब वो पुकार 15 सेफ सिटी का एक फीचर है, यानी वो सेफ सिटी में सुना जाता है। लाहौर में भी एट द मोमेंट हमारा शिफ्ट होने वाला है, उसके अंदर अब डायल करेंगे, बेशक आप करके देखेंगे नाज़रीन की समझाने के लिए, तो उसमें आपको अब वो वाली बात नहीं, अब नंबर 1 दबाएं तो ये होगा, 2 दबाएं तो ये होगा, 3 हमारी सारी सर्विसेज उसके अंदर आ जाती है। ये भी होता था कि 15 के अगर रिपोर्ट करनी है तो वो भी बहुत एक लेंथी सा मैकेनिज्म था। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे ज़रूर आप जानूंगी, क्योंकि हर कोई क्यूरियस है कि किस तरह से सेफ सिटी काम कर रहा है। इस पर हम फर्दर आपसे जो है आपका पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी लेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटा सा ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद बात हो रही है सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट्स के हवाले से। फैसलाबाद एक बड़ा शहर है, यहाँ पर बहुत सारे लोग, कोई एजुकेशन की गर्ज से आ रहा है, कोई कारोबार की गर्ज से आ रहा है। तो ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर तमाम नेचर के लोग मौजूद हैं, क्रिमिनल्स भी मौजूद हैं, लेकिन उन्हें टैकल करने के लिए, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए सेफ़ सिटी जो प्रोजेक्ट है वो बहुत कारआमद साबित हो रहा है। और ऐसे में एक सवाल हर किसी इंसान के जहन में आता है कि सेफ़ सिटी क्या कैमरों के ज़रिए मॉनिटरिंग करने का काम है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पर तारिक महबूब साहब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम सेफ सिटी के हवाले से बात करें क्या क्या सर्विसेज इसमें इंक्लूड है? जी देखें, सेफ सिटीज़ जो है एक कमांड सेंटर है जहाँ पे तमाम आपके कैमरास जो हैं उनकी इंटीग्रेशन और उसका व्यू आ रहा है। अब जब एक चीज़ इतनी डेवलप हमने कर ली है तो जो पुलिस से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं, एक तो वो उसके अंदर है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हम सेफ सिटीज़ में एक तो क्राइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ठीक है,
उसके बाद हमारी जितने भी एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, मसलन आपका डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, आपका वासा है, आपका MCF है, म्यूनसिपल कमेटी का है, आपका 1122 है, आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की जो अथॉरिटी उसका रेप है, ट्रैफिक का रेप है, CCD का है, CTD का है, स्पेशल ब्रांच का, ये तमाम जो डिपार्टमेंट्स एलाइड डिपार्टमेंट्स है, इवन आपका जो अब ये पैरा है इसका भी आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको नज़र आना है कि जैसे वासा वाला है वो देखेगा जी कि पानी कहाँ पे खड़ा हुआ है, उसको नज़र आएगा, अपनी फील्ड टीम को बताएगा जी रिमूव करें, बिफोर एंड आफ्टर भी आपको बता देगा। ठीक है। इसी तरह अगर आप सफाई का कोई इशू है वो बता देंगे, इसी तरह इंक्रोचमेंट का कोई इशू है वो बता देंगे, ट्रैफिक वाले अपनी ट्रैफिक की रवानी को देख लेंगे कि जी अगर इस साइड पे रोड पे कंजेशन है तो वो डाइवर्शन दे देंगे। ट्रैफिक में फिर आगे सबसे बड़ा चालान का कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। हमारी ये जो सारी की सारी फैसिलिटीज़ हैं ये उसके रूफ़ के अंदर है। ठीक है। आपका पुकार 15 उस पर आ जाएगा। एक हमारा फीचर है जो स्पेशली वर्चुअल वुमन पुलिस स्टेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कि कहीं पे भी किसी को भी कोई फीमेल हमारा जो सेगमेंट है उनको कोई इशू आएगा हरासमेंट्स का या कोई और इशू, उनकी कॉल रीडायरेक्ट होकर ऑटोमेटिकली वर्चुअल वुमन पुलिस स्टेशन ठीक है। इससे पहले अगर 15 पे हम कॉल करते थे, कभी देखा वो था नहीं बड़ा मिलते लेंथी सा थे। एक अब प्रोसीजर था। मैं आपको बताता हूँ कि अब 15 के अंदर भी आपको सारे वो फीचर्स आएंगे। फिर हमारी उसके बाद बच्चों के जो जराइम है उसके बारे में एक सेपरेट हमारी वो सेगमेंट है। फिर आपका जो बूढ़े हैं, फिर आपके जो माइनॉरिटीज़ हैं, मिसाक सेंटर उसके अंदर है। फिर आपका जो इवन आप हमारे पास इस वक्त पंजाब पुलिस का, पाकिस्तान पुलिस का सबसे बड़ा ब्लड बैंक जो है ना, वर्चुअल ब्लड बैंक हमारे पास है। सही। फिर जो आप लाइव किसी को मॉनिटर कर रहे हैं, हॉट परसूट हो रहा है उसको देख रहे हैं, VVIP मूवमेंट्स को देख रहे हैं। जैसे अभी परसों आपकी एक साउथ अफ्रीकन टीम जो है उसका इकबाल स्टेडियम में 2 मैचेस शेड्यूल हो रहे हैं, उनकी एडवांस सिक्योरिटी टीम आई हुई थी, तो हमने एयरपोर्ट से सरीना और सरीना से इकबाल स्टेडियम का पूरा उनको ऑलरेडी कवर्ड है। ठीक है। और दे वर वेरी मच सेटिस्फाइड कि जी ये हम आएंगे तो कम से कम हम सेफ सिटीज़ के उस अथॉरिटी के अंदर। तो मैं आपको बताऊंगा कि 15 एक आपका ऐसा टूल है जो अब सेफ सिटी का एंटिटी है। ठीक है। अगर मैं इजाज़त दें तो मैं डायल करता हूँ, ठीक है। आपको उसके अंदर जो फीचर्स हैं सारे के सारे वो बोल के बताए जाएंगे, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस भी बिल्कुल। हैं। अगर इससे पहले बात करें, जैसे ये मेरे साथ एक दफ़ा हो चुका है कि मैंने 15 पे कंप्लेन की, ये बहुत पुरानी बात है, आज से 4-5 साल पुरानी बात है, तो तब एक कॉल मिलाने में मुझे काफ़ी देर लगी है और मुझे लगा कि नहीं इस नहीं से थोड़ा अब सा आप फास्ट ट्रैक देखिएगा, होना चाहिए। अभी पहले तो उसके फीचर्स मैं सुनाऊंगा, फिर जिसको आप कहेंगे उसको क्लिक करेंगे हम, ठीक है। तो जस्ट टेस्ट हो जाएगा जी। सिंपल 15 है ठीक है। और ये 15 को कॉल करिए। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा लाउड स्पीकर पे कर दीजिए। एक दबाएं। खवातीन वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के लिए 2, बच्चों से मुतल्लिका शिकायत और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 3, इमरजेंसी ब्लड बैंक डोनेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए 4, विसाख माइनॉरिटी सेंटर के लिए 5, ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक और माहौलियात से मुतल्लिक शिकायत के लिए 6, ठीक है। लोग शहरी और खसूसी अफराद के लिए 7, मुफ्त कानूनी रहनुमाई के लिए 8, पंजाबी, सिराइकी और पोटोहारी जुबान में बात करने के लिए 9, ठीक है। असिस्टेंस इन इंग्लिश टेस्ट 0। सही, वेरिएशन आ गई है और सबसे बड़ी बात अब ये मिसाल के तौर पे आपने मैं फीमेल की बात करता हूँ, 2 है ना, मैं ये 2 दबाऊंगा। बराए मेहरबानी अपना नाम और शहर बताएं। अब मैं बोलूँगा ना मर्द हूँ, ठीक है। वो नहीं सुनेगा, ठीक है। आपकी आवाज़ आएगी तो हमारी फीमेल ऑफिसर आगे, क्योंकि सही। उसमें फिल्टर लगा हुआ है मेहरबानी ये। इंतजार फरमाएं, आपकी कॉल वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन को मुंतकिल ठीक है। की जा रही है। और अभी अब काफ़ी फास्ट ट्रैक आप हो गया और देखिए, बहुत फास्ट है। चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो गई हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, सॉरी मैं SSP सेफ सिटीज़ हूँ फैसलाबाद। तो एक लाइव शो में हम चेक कर रहे थे कि हमारी सर्विसेज की कितना ड्यूरेशन है, तो उस पर मैंने ये कॉल की है। थैंक यू वेरी मच, ये टाइमली रिस्पॉन्ड हुआ, थैंक यू। ओके कोई बात नहीं, थैंक यू। वाह, So ये this is- ये सर्विसेज रिक्वायर्ड है और ये सर्विसेज बहुत खूबसूरती से और फिर इम्प्लीमेंटेशन फीडबैक इसका, इसके ऊपर पूछने वाले मौजूद हैं आपको। अच्छा, इसी तरह आपको ब्लड की ज़रूरत है, आप बोलेंगे आपको आपके नियरेस्ट जो जगह होगी उसके इर्द गिर्द आपको उसका ब्लड का जो हमारे डोनर्स रजिस्टर्ड हैं वो आपसे रब्ता कर लेंगे। ठीक है। इमरजेंसी आपकी 15 कॉल है। अब जो ही आप करेंगे मेरे साथ ये ऑफेंस हो गया है, हमारी जितनी गाड़ियाँ हैं इस वक्त पुलिस की फैसलाबाद में आपकी चल रही है, उनके अंदर एक टैब लगा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर एक सिम है, ऑटोमेटिकली कॉन्फ्रेंस कॉल हो जाएगी आपके नियरेस्ट पुलिस वाले के साथ, सही। जो भी पेट्रोलिंग पे होगा पुलिस ऑफिसर, तो
तो विक्टिम की और पुलिस का जो फर्स्ट कांटेक्ट है वो उधर ही डेवलप हो जाएगा। फिर वो आपके पास अप्रोच करेगा, आपके पास आएगा और आपको अपनी जो भी हेल्प आपको एक्सटेंड करेगा। तो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन या दूसरे पुलिस स्टेशन या हमारे माइनॉरिटीज़ या हमारे बच्चों के मामला, बुज़ुर्गों के मामला और ब्लड बैंक में अब एक हमारे उसके अलावा 2-3 हमारे और हैं जो हम देख रहे हैं। मेरा प्यारा एक ऐप है, ठीक है, वो रीयूनिफिकेशन है। एक बच्चा मिसाल के तौर पे गुम हो गया है, अपनी फैमिली से बिछड़ गया है, तो उस ऐप के थ्रू उसकी रीयूनिफिकेशन होती है। ठीक है। अभी हमने ये हमारी मैडम बैठी हैं, हमारी पीआरओ हैं मैडम आयशा, इनकी पर्सनल एफर्ट से 10 साल पहले का बच्चा गुम हुआ मर्दान से या स्वाबी से था, वो फैसलाबाद से हमारी That's उस very ऐप से amazing. डिटेक्ट हुआ है और उसकी फैमिली 10 साल बाद एक बच्चे को ये देख ऐप रही है। काम किस तरह से करती ये आप अभी डाउनलोड कर लें, मेरा प्यारा ऐप है, है? ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर लें अपने पास। ठीक है। इसी तरह जो हमारी दूसरी ऐप्स हैं सारी की सारी, वो आप देखेंगे पंजाब पुलिस की वेबसाइट पे आपको तमाम जो सर्विसेज की ऐप्स हैं आपको मिल जाएगी। क्राइम प्रिवेंशन ऐप है, पब्लिक सेफ्टी ऐप है, ट्रैफिक की ऐप्स है, रास्ता ऐप है, इस तरह ये मेरा प्यारा ऐप है, मिसाक की, वो हमने इसको डिजिटाइज कर दिया है। जाहिर सी बात है दुनिया पूरी डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, इकोनॉमी हम डिजिटलाइज कर रहे हैं, लेकिन क्राइम की रोकथाम के लिए हमें ये सिस्टम जो है वो डिजिटलाइज करने की ज़रूरत है, उस पर बहुत अच्छे से और इक़दामात अब तो पंजाब पुलिस आपकी अगर देखें तो लीडिंग पुलिस है इस वक्त, और डिजिटल एरा के अंदर जो इस वक्त ओनली एंड ओनली एक ही डिपार्टमेंट आपका ISO सर्टिफाइड है, और वो 5-7 दिन पहले हुआ है, और दैट इज़ पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी। ठीक है, हम इस वक्त वाहिद डिपार्टमेंट हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का जो, अगर मैं आपको सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा, जो इस वक्त ISO इंटरनेशनल जो हमारा स्टैंडर्ड है उस पर सर्टिफाइड है। बिल्कुल, ठीक है, तो ये एक रिकग्निशन है। उसके अलावा जो आपने पूछा कि सेफ सिटीज़ और क्या करती है, हमारे पास ड्रोन कैमराज हैं, जहाँ पे हमारा कैमरा नहीं पहुँचेगा हम इन केस ऑफ इमरजेंसी अपने ड्रोन को डिप्लॉय करेंगे। उसकी लेटेस्ट एग्जाम्पल है आपके फ्लड्स। ठीक है, अब फ्लड एरिया अफेक्टेड एरियाज़ में हमारे पास कवरेज नहीं थी, वहाँ पोल नहीं है हमारा, तो हमारे पास इवेंट कैमरा थे 4G, हमने वो इंस्टॉल कर दिए ऐसे पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पे पानी का बहाव ऊपर नीचे हो रहा है या लोग उसके अंदर इफेक्ट होने का खदशा है। इन द मीन वाइल हमारे पास हाई टेक जो है ना वो ड्रोन है, जहाँ पे आपकी कश्ती नहीं जा सकती, आप खुद नहीं जा सकते, तो वो 2 किलोमीटर डीप जाके उन्होंने डिटेक्ट किया कि लाइफ स्टॉक फंसा हुआ है, लोग स्टैंडर्ड उसमें गिरे हुए, तो उन्होंने रेस्क्यू टीम्स को अप्रोच किया, साथ लीड किया, साथ साथ ड्रोन गया, रेस्क्यू वाले गए जो उनको लेके आ गए। सही। फिर नाइट विजन का है हमारे पास, थर्मल इमेजिंग की फैसिलिटी है, यानी रात के टाइम अब रेस्क्यू ऑपरेशन आपका आम हालात में बंद हो जाता है, बिल्कुल, लेकिन हमारे थर्मल जो इमेजिंग के से लेस हमारे जो ड्रोन हैं वो रात के टाइम लाइफ स्टॉक को और लोगों को फंसे हुए बताया। और इसकी आप देखें कि जंग भी मेरे पास है, तो उसने लीड किया इसमें, और बड़ा हाईएस्ट लेवल पे इसकी अप्रिसिएशन हुई। हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जो अकाउंट से वो जो नाइट के जो रात को जो रेस्क्यू किए हमने लाइफ स्टॉक और इंसानों को, वो उन्होंने उसको किया। बिल्कुल, इससे पहले रेस्क्यू का अमल बहुत मुश्किल हो रहा था, सम टाइम लेकिन जहाँ पे गाड़ी नहीं जाएगी आप वेट करेंगे, पहुंचने के लिए आपको डिटेक्ट हो गया कि फलानी जगह पे ये बंदे को ज़रूरत है। अब चूंकि 15 भी हमारे पास आ रही है और कैमरा उसके पास पहुंच रहा है, उसको इस बंदे को आसरा हो गया कि जी समबडी इज कमिंग टू मी, रिस्पॉन्ड बैक भी हो गया, कैमरा भी चला गया और रेस्क्यू टीम चलेगी। वो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। अभी 3 दिन पहले मैडम तशरीफ़ लाई थी जंग में, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे हमारे ड्रोन को उन्होंने प्रैक्टिकली व्यू भी किया। बिल्कुल इसी तरह और से इस सारी के पीछे डॉक्टर उस्मान अनवर ये साहब चेंजेस ना रिक्वायर्ड थी। हम फैसलाबाद के हवाले से बात करें या पूरे पाकिस्तान के हवाले से बात करें, लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हम सोचते थे शायद कैमरे का काम है या चीज़ें जो है वो मॉनिटर की जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्विसेज है, इतनी फैसिलिटीज़ है जो कि एक आम शहरी की ज़रूरत भी है। सेफ सिटीज़ के हवाले से फर्दर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक आ गई, मत जाइए हमारे साथ। एयरटेल में वंस अगेन खुशामदीद बात हो रही है सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से। एक आम शहरी की क्या ज़रूरत होती है कि जब भी वो घर से बाहर निकले उसे ये एहसास हो कि वो महफूज है, वो कहीं पर जा रहा है, ख़रीदारी की घर से जा रहा है, कारोबार की घर से जा रहा है, आया उसने ATM से पैसे निकलवाए, वो सारी चीज़ें उसके पास महफूज तरीके से वो घर पर लेकर जा रहा है या नहीं जा रहा। और ऐसे में रिस्क फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट आया, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो गया। इससे पहले हम ये सोचते थे कि शायद सेफ सिटी जो है वो कैमराज
कैमरास के थ्रू मॉनिटर करने का ही नाम है, लेकिन सेफ सिटी की सर्विसेज के हवाले से भी हमने बात की। तैयब साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम एक कॉमन मैन के हवाले से बात करें, एक आम शहरी के हवाले से बात करें, वो भी सोसाइटी का हिस्सा है, वो भी सोसाइटी में बेहतरी के लिए अपना रोल प्ले करना चाहता है, तो सेफ सिटी में आप किस तरह से देखते हैं कि एक इंसान जो है वो हिस्सा ले सकता है, किस तरह से कोलैब कर सकता है? मैं भी जब सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2 साल पहले जब रीस्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले एक पुलिस विजन के नाम से एक इस तरह का सेटअप जदीद टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया था, मॉनिटरिंग शुरू की गई थी। उमर सईद मलिक थे यहाँ पर CPO हमारे फैसलाबाद के, डॉक्टर मोइन मसूद साहब थे यहाँ पे RPO, दोनों बड़े ही सीजनड ऑफिसर थे दोनों। उन्होंने पुलिस का जिम ख़त्म करके, ख़त्म किया, उसको किसी और जगह ट्रांसफ़र कर दिया, इस जगह को यूटिलाइज़ किया। यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया। उस सिस्टम का सिर्फ मकसद ये था कि जो हमारे फैसलाबाद के शहरी हैं, उनकी कॉलोनियों में, घरों के बाहर, उनकी मार्केट्स में जो कैमरे लगे हैं उसकी एक्सेस हमें दे दें। ठीक है। आउटर कैमरास की जो घर के अंदर है या वो नहीं, या किसी फैक्ट्री के अंदर है वो नहीं। उसका रिज़ल्ट ये आया कि इन्होंने सबसे पहले चैम्बर में गए, फिर ये हमारे 8 बाज़ारों के जो ताजर बरादरी है उनसे मीटिंग्स की। उसका रिजल्ट ये है कि उन्होंने एक्सेस दे दी, एक लार्ज नंबर ऑफ़ कैमराज, आप देखें 800-900 कैमरे की एक्सेस इनके पास आ गई। अच्छा, लेकिन वो कैमरे कुछ अच्छी क्वालिटी के नहीं थे सर। दिन के वक्त अगर मॉनिटरिंग हो रही है तो रात के वक्त वो कोई अच्छा नहीं वो आ रहा था। फिर ये ज़रूरत महसूस हुई, फिर मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह सेफ सिटी प्रोजेक्ट आ गया। सेम इसी तरह सेफ सिटी प्रोजेक्ट के पास भी ये एक्सेस और एबिलिटी मौजूद है कि आप उनको अगर अपने कैमरों तक एक्सेस दें, उसका लिंक दें, तो आप बेफिक्र हो जाएं। आपने कैमरे लगाए थे, मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी आपकी थी, लेकिन अब आपने कैमरे लगा दिए, जिम्मेदारी पुलिस पे डाल दें, सेफ सिटी पे डाल दें, आप इत्मीनान से सो जाएं। अब आप सिर्फ आपने लिंक देना है। जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में हैं इन्वॉल्व, आप देखें, मैं आपको बताऊं 80% जो बड़े एडिक्ट क्रिमिनल थे वो फैसलाबाद से ख़त्म हो चुके हैं। 10% वैसे ही ये छोड़ चुके हैं फैसलाबाद। जो अब 10% आपको नज़र आ रहे हैं वो हैप्चुअल नहीं है, वो एक्चुअली आइस एडिक्ट है। ठीक है। वो दूसरे एडिक्ट है, वो छोटी मोटी वारदात कर ली। आप पहले वक्तों में सुना करती थी, आज से कुछ माह पहले, कुछ साल पहले, रोज़ाना 15-20 घर फैसलाबाद में लूट लिए जाते थे। लोग अपने घरों में महफूज नहीं थे। आप मेन रोड पे जाएं, आपकी गाड़ी आपके पास नहीं होती थी। अब ये कैमरे हमारे सेफ सिटी के, आपको पता, पूरे ज़िले तक जा रहे हैं लोग। आप अगर फैसलाबाद सिटी में ना भी सही, थोड़ा हट के बाईपास के करीब भी अगर आपका कैमरा कहीं लगा हुआ है, उधर बहुत सारा फैक्ट्रीज मौजूद हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, उसकी अगर आप सेफ सिटी को दे देंगे, सेफ सिटी आपकी मॉनिटरिंग करेगा। फिर आप कल को पुलिस आपको कहती थी कि जी आपके कैमरे में रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हुई, ये आपने छुपाने की कोशिश की है, या अब आप पुलिस पे क्यों बोझ डाल रहे हैं, आपका कैमरा ठीक नहीं था, आप उस वक्त की रिकॉर्डिंग नहीं कर सके। ये सारी चीज़ों से आप लोग साइड पे हो जाएं, ये आपको इस्तेसना हो जाएगा। सेफ सिटी पर जिम्मेदारी डालें, वो खुद मॉनिटर करें, खुद कल को जवाबदेह भी हों कि आप इस कैमरे की मॉनिटरिंग कर रहे थे, यहाँ वारदात क्यों। और तो ये बात बड़ी अच्छी है कि एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो जाना है ना एक शहरी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में सेफ सिटी प्रोजेक्ट यहाँ पर ये एहसास लोगों में दिलवा रहा है, तो ये यकीनन अप्रिशिएटेबल बात है। तो यहाँ पर सर मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, तारिक महबूब साहब के, अगर हम बात करें चलानिंग सिस्टम की, ई चलान के हवाले से, ट्रैफ़िक जो है, ट्रैफ़िक का बहाव कंट्रोल करना, ये यहाँ पर बड़ा मसला रहा है। ई चलान में आप किस तरह से सेफ सिटी के रोल को देखती है? जी, मैं आपको बताता हूँ। देखें, हमारा जो एक सिस्टम है ना नादरा का, और एक सिस्टम आपका जो DLMS कहते हैं, जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इसी तरह आपका जो पुलिस खिदमत मराकज़ के जो डेटाबेस है, जहाँ पे आप अपना सर्टिफिकेट लेते हैं या कोई और फैसिलिटी लेते हैं, इसी तरह आप शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं। तो जितना ये डेटाबेस है, और साथ में जो एक्साइज एंड टैक्सेशन का डेटाबेस है, ये अब इंटीग्रेट कर गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमारे सिस्टम के साथ। ठीक है। अब जो ट्रैफिक वायलेशंस हैं आपके शहर के जो सिग्नल्स हैं, हर तकरीबन सिग्नल CCTV से कवर्ड है तकरीबन। तो उसके अंदर ये सिस्टम ऑटोमेटिकली लग चुका है कि अगर आप ट्रैफिक वायलेशन करेंगे, अब ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करेंगे, तो उस कैमरे ने देख के आपकी जो नंबर प्लेट है या आपका फेस है, जिस नंबर पे आपकी वो मोटर बाइक या गाड़ी रजिस्टर्ड होगी, उसके शनाख्ती कार्ड पे ऑटोमेटिकली उस वायलेशन का जो चालान है वो चला जाएगा।
तो इसी तरह वन वे की वायलेशन है, हेलमेट ना पहनने की है, अंडर एज ड्राइविंग की है, जितनी भी ट्रैफिक की वायलेशन है वो सारी की सारी अब इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर भी मॉनिटर हो हो रही रही है, बिल्कुल सही। अब अगर ये पूछें कि फैसलाबाद में ये कब से स्टार्ट होगा, तो हमारा ये ग्रेस टाइम शुरू है, यानी अभी लोगों के चलान हो रहे हैं, वायलेशंस रिकॉर्ड हो रही हैं, बट मोस्टली लोगों को चलान नहीं जा रहा जब बिल्कुल तक अभी कि नहीं जा रहा नहीं है। जा रहा। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि उसके अंदर हमारा कुछ सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं PITB के एंड पे, और FWO जो हमारे साथ हमारे वो आगे क्लाइंट्स हैं, और क्लाइंट्स हैं या हम उनके क्लाइंट हैं, तो उनकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बाद जब इसको लागू करेंगे तो ये इस प्रोग्राम के हवाले से मैं गुजारिश करूँगा अपनी नाजरीन से कि उसको अंडरस्टैंड कर लें कि अब ट्रैफिक का जो ऑफिसर वहाँ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आपकी गाड़ी, आपकी मोटर बाइक अगर उस कैमरे की उसमें आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली जिसके नाम पे गाड़ी होगी उसको चलान चिट चली जाएगी। जाएगी ठीक है, शनाख्ती कार्ड पे। ठीक है। अब वो पेएबल होगा। तो पहले तो जितनी गाड़ियां हैं कोशिश करें कि आप अपने नाम पे हों, अगर आपने बेच दी है तो अगले के नाम पे बायोमेट्रिक कर दें, अगर आपने खरीदी है तो अपने पे, फौरन सो से दैट कि ट्रांसफर आपका ये करवा ना दें। ईच ट्रांसफर लाइन के करवा हवाले दें। से फर्दर भी बात दूसरा, करेंगे। ट्रैफिक वायलेशंस को वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे, गूगल पे आप देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाए, बच्चों को बताइए। बिल्कुल सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी अवेयरनेस के हवाले से ई चलान किस तरह से काम करेगा ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे नाज़रीन के लिए भी, हमारे लिए भी। इस पर फर्दर मैं आपसे लाजमी आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगी, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बात हो रही थी सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से, और इसके साथ साथ ट्रैफिक को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, एक मुनज़्ज़म सिटीज़न होने के लिए हमारी भी कुछ कोशिशें होती हैं, लेकिन अब ये कोशिशें जो हैं यहीं तक लिमिटेड नहीं है। अब ई चलान का जो सिस्टम है इसका भी कुछ अरसे तक फैसलाबाद में आगाज़ हो जाएगा। क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर आप चलान नहीं पे करते हैं, इस पर मैं तारिक महबूब साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ई चलान का जो सिस्टम है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं जो लोग चलान पे नहीं करेंगे। जी देखें, जैसे मैंने पहले बताया कि तमाम डाटाबेस जो है आपकी गाड़ी का, आपका अपना नादरा से रिलेटेड है, और वो नादरा का जो पूरा डाटाबेस हमारे साथ इंटीग्रेटेड है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ट्रैफिक वायलेशंस को कैप्चर करना है। ठीक है, आपको नहीं पता चलेगा, अगर छोटा सा आप समझते हैं कि आपके घर के पास से रॉन्ग वे आप जा रहे हैं, तो वो आप बेफिक्र हो जाएं, 2000 रुपये का चलान आपको लग गया। क्यों? उस कैमरे ने नोट कर लेना है, और आपकी नंबर प्लेट का जो हमारा ANPR कैमरा है, ऑटो नंबर प्लेट वाला, उसने उसको देख लेना है। डाटाबेस में एक्साइज एंड टैक्सेशन में जिसके नाम पे वो रजिस्टर्ड है उसको वो चला जाना है। अब जब चला जाएगा तो इसकी अगर आपकी 5 पेनल्टीज़ आपको हो चुकी हैं मुख्तलिफ टाइमिंग में, तो उसके बाद आप नादरा की कोई सर्विस नहीं ले सकेंगे। आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है, आप नहीं ले सकेंगे। आपको क्रेडिट सर्टिफिकेट चाहिए, आप नहीं ले सकेंगे। आप पासपोर्ट नहीं बना, मकसद कहने के जो उस फैसिलिटीज़ को, गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होगी, आपके टू सम एक्सटेंट आपकी फर्दर जो डिजिटली आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो डिस्टर्ब होंगी। अब इसकी एक एविडेंशियरी वैल्यू है क्योंकि कैप्चर कैमरे ने किया होता है। अब हमारे पास एक पूरा EDAC सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा डाटा एनालिसिस सेंटर उसको कहते हैं, कि किसी और क्राइम की शक्ल में IO आता है, और IO आके साथ में अगर कंप्लेनेंट को लाता है या नहीं लाता है, तो वो जो फुटेज उसको रिक्वायर्ड होती है एज़ पर SOP वो ले लेता है, और वो एडमिसिबल टू द कोर्ट है। यानी अदालत में जब वो अपना केस प्रोड्यूस करेगा, पेश करेगा, तो वो फुटेज उसमें लगेगी और कोर्ट उसको अपनी विटनेस में या अपनी कंसीडर करेगी, क्योंकि वो एडमिसिबल टू द कोर्ट है और लॉ उसको कवर करता है। अब जब चलान आपका होता है, मिसाल के तौर पे आपको नहीं पता चलता, तो हमारी एक वेबसाइट है, आप उसमें अपना शनाख्ती कार्ड और अपनी गाड़ी का नंबर डालेंगे। ई चलान की आप गूगल में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। एनीबडी कैन चेक इट। अपनी गाड़ी का नंबर और अपना CNIC डालेंगे तो आपके ऊपर कहीं लाहौर में या किसी और जगह पे कोई पिंडी या लाहौर में जो चलान पड़ा हुआ है तो आपको उस पर नज़र आ जाएगा, यानी आप अपना खुद चेक कर सकते हैं। फिर उसकी पेमेंट है, आप उसको PSID क्रिएट करके आप ऑनलाइन उसकी पेमेंट कर सकते हैं। आपको वो ख्वारी नहीं है कि आप किसी जगह जाएंगे और वो करेंगे, लेकिन अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपको वो सर्विसेज जो है वो रिस्ट्रिक्ट होती है। इसका कोई टाइम ड्यूरेशन भी होगा? जी, उसके अंदर लगा होता है। जब आपको चिट आएगी, एक मैसेज आता है आपको, आपका जब मैसेज आएगा तो उसके अंदर वो उसकी पेमेंट ड्यू की जो डेट है वो लगी होती है। ठीक है, सो दैट कि
ऐसा ना हो कि वो बढ़ते जाए। जैसे लाहौर में एक साहब थे, अब उनके घर के पास छोटा सा रास्ता था जो रॉन्ग था, यू है। टर्न लेने के बजाय वो चले जाते थे। अब उनको नहीं पता था कि वो 2000 रुपये डेली के हिसाब से उनको पड़ता जा रहा है। ठीक है। उन्होंने कहीं बाहर जाना था उम्रे के लिए, तो जब वो पासपोर्ट की या वीज़े के लिए गए तो जी आपके तो इतने 80,000 रुपये के चलान पड़े हुए हैं, ही हैज़ टू पे। था भी एक हमारे एडवोकेट साहब थे, स्टार्ट में उन्होंने वो जैसे हम बिल्कुल। कोशिश करते हैं उसको एजिटेट करने की या उसको चैलेंज करने की, बट जब उन्होंने ईडैक में गए हैं, हर चीज़ देखी है, मैं ठीक है जी देता हूँ। तो बताने का मकसद ये है कि ये वो एविडेंस है जिसको आप रिबट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप खुद उसमें मौजूद होंगे और वो जो वायलेशन करते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह जो ऑफेंडर्स हैं, जब उनको चलान करते हैं तो ये पार्ट ऑफ द एविडेंस होता है, ये वाला पीस ऑफ एविडेंस, तो उसको कोर्ट्स जो है ना वो एक्सेप्ट ठीक है। करती हैं। तो मेरी गुजारिश ये होगी हमारे नाजरीन के साथ कि बिलखसूस आप जो हमारे टीनेजर्स हैं, जो 18 ईयर्स प्लस हैं, सबसे पहले तो उनको लाइसेंस के बगैर मत चलाने दें। सही। फिर उनको हेलमेट वेयरिंग, अगर वो टू व्हीलर को चला रहे हैं तो हेलमेट, अगर वो होना 4 व्हीलर को चाहिए। चला रहे हैं तो बेल्ट, और जो ट्रैफिक रूल्स और रोड सेंस और जो ट्रैफिक की आप समझते हैं कि अपना और दूसरे का ख्याल करके चलाना होता है, स्पीड लिमिट्स को देखना होता है, रोड के ऊपर साइंस जो लगे हुए हैं उनको देखना होता है, इन सारी चीज़ों को उनको बच्चों को बताएं। इसी तरह मेरे असातिज़ा कराम से वो स्कूल में बताएं। बिल्कुल। हम कोशिश करेंगे कि हम सेफ सिटीज़ के फोरम से मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में जाके लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश करेंगे रिगार्डिंग कि सेफ सिटीज़ आपको किस तरीके से बिल्कुल सर्विसेज ताहिर साहब, आपने भी नोटिस किया होगा कि हमारे यहाँ कम उम्र में ड्राइविंग का रुझान किस कदर बढ़ता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि 11 ईयर का बच्चा बाइक लेकर निकल रहा है, गाड़ी लेकर निकल रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो सोशल मीडिया पे वीडियोस की नज़र में भी मौजूद है। बिल्कुल। तो यहाँ पर पेरेंट्स को भी एजुकेट करना, अवेयरनेस देना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। और मैं ये भी बता दूं कि काइट फ्लाइंग भी इसमें आ गई है। हमारे जो कैमराज हैं वो जूम करते हैं 500-800 मीटर तक, सही। तो स्ट्रिंग को नीचे ले जाएंगे किस घर में हुई है। ठीक है। तो बच्चों से गुजारिश है कि बड़ों से भी कि ये काइट फ्लाइंग, वन व्हीलिंग, ट्रैफिक वायलेशंस, ये लाइफ ज़ाया करने वाली बिल्कुल खेल है, इनको छोड़ दें। सेफ सिटीज़ से एज मच एज आप फ़ायदा लेना चाहें, आपके पास टूल है 15 का, जस्ट कॉल, वी आर अ कॉल अवे। और फिर हमारे साथ तमाम की तमाम जो हमारी व्हीकल्स हैं वो ऑनलाइन अटैच हैं, वो हमारे मैप पे नज़र आ रही होती हैं। आप जब कॉल करते हैं तो आप हमें नज़र आ रहे होते हैं फलानी जगह पे खड़े हैं, तो व्हीकल का फासला आपको बताते हैं, वो कॉन्फ्रेंस कॉल आपके साथ होती है। पुलिस आपकी सर्विसेज के लिए मिनिमम पॉसिबल टाइम में, अगर मैं आज की बात करूं तो आज का हमारा जो एवरेज रिस्पांस टाइम है ठीक है। आज का वो 24 मिनट्स है। इसमें रूरल एरिया भी शामिल है। सही। रूरल एरियाज़ में दूर से कॉल भी आती है तो पुलिस वाले को जाने में टाइम लगता है, शहरों में ज़रा स्क्वीज़ होता है टाइम। तो एवरेज रिस्पांस टाइम आपके फैसलाबाद जैसे शहर का पुलिस की पहुंच का, यानी आप तक पुलिस की पहुंच का, वो आज का 24 मिनट्स है। बिल्कुल, और ये बहुत कम टाइम फ्रेम है। और क्योंकि देहात ने इसमें 40 मिनट तक चला जाता है, क्योंकि आप मिसाल के तौर पर समुद्री में एक वारदात हुई, किसी देहात में हुई तो उसको जाने में टाइम लगता है। बिल्कुल। तो हम उसको एवरेज काउंट करते हैं, अर्बन और रूरल। तो अर्बन का जो है वो 15-16 मिनट है और रूरल का मिला के टोटल 24 पे है। सही। तो ये इम्प्रूवमेंट है कि पुलिस आपको मिल गई तो आपके मसाइल का हल शुरू हो गया। अब नो डाउट कि पुलिस आपका ऐसा डिपार्टमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी का, इनलैंड सिक्योरिटी का, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा डिलीवर कर रहा है। आप किसी डिपार्टमेंट को देख लें, हमारे जैसे कोई भी डिपार्टमेंट है, पैरा फोर्स है, वी आर देयर। आपकी CCD हमारा अपना महकमा है, CCD हमारा अपना महकमा है, दूसरे महकमों को जो सपोर्ट दे रहे हैं उनका रेप हमारे पास बैठे हुए हैं। बिल्कुल, और वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जिस तरह से मानसून का स्पेल देखें कितना ताकतवर रहा है, फ्लड में देखा है कि किस तरह से सेफ सिटी ने हेल्प आउट किया है। सर, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें टेक्नोलॉजी भी है। जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े प्रोजेक्ट को देखा जा रहा होता है, लीड किया जा रहा होता है, तो इसमें कुछ चीज़ें जो है वो वक्त के साथ साथ बदलने की भी ज़रूरत होती है। तो आप क्या कंसिडर करते हैं कि कौन कौन सी चेंजेस जो हैं वो हम फ्यूचर में देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट में? इसको लेके जा रहे हैं जी, यूनिफाइड हो रहा है ये आपका पूरे मुल्क में। ये सेम सिंध जो है वो इसमें अब साथ साथ वो भी डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, KP में भी कर रहे हैं। फिर आपका FWO के जो कैमराज हैं, आपके तमाम मोटरवेज जो कैमराज हैं वो इसमें आ रहे हैं। फिर आपका जो डेटाबेस के ऊपर जो है ना क्राइम डिटेक्शन वाला है और क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस, वो इसके साथ ऑलरेडी अटैच है। अब एक क्रिमिनल यहाँ से आपकी गाड़ी चोरी करता है ना, और वो हमारा डिस्ट्रिक्ट एंट्री एग्जिट वाले कैमरे को क्रॉस करता है, हमें जज हो जाएगा कि फलानी मोटरवे पे चढ़ा है। बिल्कुल।
तो वो उसका पूरा ट्रैक आएगा, उसके आने जाने का ट्रैक आएगा। फिर इसके अंदर हम HR को बढ़ा रहे हैं। आप ये देखें कि अभी मौजूदा जो हमारे आजी साहब हैं, उनकी हुक्म के ऊपर, उनकी कोशिश, उनकी हदायत पे, और जो इस सेफ सिटीज़ का जो गेम चेंजर हैं वो MD साहब हैं, हमारे एहसन यूनुस साहब हैं। ठीक है। उनसे अब 19 आपके SPs की पोस्ट आ गई हैं, 3 SSPs की आ गई हैं। उसके अलावा और बहुत सारे हम अपने HR को, नई पोस्ट को बढ़ा रहे हैं, हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। जो दूसरा हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप इसमें कह रहे हैं वो है प्राइवेट कैमरों को इंटीग्रेशन वाला, सही। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कैमरे लगवाए अपने घर में 10 पोस्ट, बिल्कुल आपने सही। अपने इसी रोड तरह पर से है, ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। अगर हम इसकी बेनिफिट्स के हवाले से बात करें तो शायद ये जो प्रोग्राम है इसका वक्त भी कम था, लेकिन जितनी इसकी फैसिलिटेशन है लोगों को प्रोवाइड करने की वो बहुत ज़्यादा है। अब आम शहरी जो है वो इस चीज़ से जितना ज़्यादा हो सके फ़ायदा उठाए। बहुत शुक्रिया तारिक महमूद साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त दिया। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। सेफ सिटी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, एक बहुत ऐसा प्रोजेक्ट है जो टेक्नोलॉजी से हम आहंग है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हमें थोड़ा सा कॉपरेट ताउन करने की ज़रूरत है पुलिस के साथ, ताकि हम इस प्रोजेक्ट को मज़ीद बेहतर बना सकें। इसी के साथ मैं विश हबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।